जो यूनिट हमने किया था यूनिट 5, तो यूनिट 5 में बहुत सारे भाई बहने शायद उस टाइम चेंज हुआ था, इसके लिए बहुत सारे भाई बहने प्रेजेंट नहीं थे। अमिता बहन को मैंने अपना ये अपलोड कराने के लिए दिया था, तो आप लोग उसमें से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग सब समय की सीमा में हैं, तो बहुत सारे भाई बहने जो नहीं थे वो पिछला यूनिट एक बार रेफर कर लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है वो, और उस यूनिट में से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बेहतरीन यूनिट था वो। और मोर देन दैट स्ट्रेस की अंडरस्टैंडिंग का बहुत कुछ उसमें था, जो पिछले लेक्चर में या पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 की ओर, जो है तनाव पर विजय के उपाय, मतलब स्टेप्स टू कॉन्कर स्ट्रेस। आप सभी की किताबें रेडी हैं? आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने किताब के साथ अगर बैठोगे तो उसी समय आपको छोटी छोटी पॉइंट्स को अंडरलाइन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स शायद ऑब्जेक्टिव है। बराबर, मैंने पिछली बार भी बोला था, क्योंकि आपके एग्जाम सिस्टम से मैं मुझे इतनी पता नहीं है हाउ आप योर एग्जाम्स आर, बट इफ इट इज ऑब्जेक्टिव तो आपको अभी से अंडरलाइन कुछ चीजें करके रखनी पड़ेगी, सो दैट आप जब उसको रिवाइज करोगे इजी हो जाएगा। क्या वही तरीका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही है ना आपको? आपने इससे पहले वाले भी एग्जाम्स, एडवांस डिप्लोमा एंड डिप्लोमा के एग्जाम्स दिए हैं, राइट? भाई बहने अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये होता ये है कि आप लोगों का वीडियो ऑडियो दोनों क्लोज है, सो आई डोंट गेट एन गेस ऑफ वेदर यू पीपल आर प्रेजेंट या सिर्फ लॉग इन करके बाहर चले गए हो कहीं पे। रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। हाँ दीदी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं आपको, तो आपको पहले एग्जाम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव हिसाब से अगर हुए हैं, तो अभी आपका पोर्शन बहुत वास्ट है। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं और बहुत छोटी छोटी माइनर थिंग्स को उसके अंदर डाला गया है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर वही क्वेश्चन पेपर है जो सेट किए गए थे कुछ साल पहले, तो देन दे आर प्रीटी डिफिकल्ट। आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी चीज उसमें से आ सकती है। सो डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेशंस मिलने वाली है आपको। सो जैसे हमारा डिप्लोमा में हुआ या एडवांस डिप्लोमा, ऑफ कोर्स वो एग्जाम्स भी वैलिड एंड बहुत जेन्युइन तरीके से ली गई है, लेकिन बट देन यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, तो हम आज के लेसन को शुरू करते हैं। हाँ जी, ओम शांति दी। ओम शांति दी, लास्ट टाइम का मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई कंटिन्यू पूरा वीक रहेगा, तो नहीं, अभी इसके हुआ ये है कि आपके एग्जाम शायद आ रहे हैं जल्द में, और हमारा पोर्शन कंप्लीट हो नहीं रहा था, इसलिए हाँ एवरी जी, के लिए पोर्शन ये सारे शेड्यूल किया गया था कि हर रोज लेंगे, वरना ये कंप्लीट नहीं होता था और 2-3 महीने तक। सो आप हाँ एक जी, चीज कर सकते हैं, वेबसाइट पे हमारी जो है वहाँ पर यूट्यूब पे सारे रिकॉर्ड करके दिए गए हैं, इवन द पीपीटीज आर रिकॉर्डेड, और जो क्लास ली गई है वो भी रिकॉर्डेड है, तो आप उसको हाँ जी, रेफर कर सकते हैं किताब के साथ में, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। यूनिट हाँ 1 जी, से लेके जो जब तक हुआ है तब तक सब और सभी सब्जेक्ट्स का हुआ है, सो यू शुड नॉट वरी। सिर्फ आप उसमें ओके ज़ूम जी, करके देख लीजिए, सुन लीजिए शांति से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बताया गया था। ठीक है? ठीक है जी, थैंक्स दी, थैंक्स जी। ओके, ओम ओके, शांति। हम शुरू ओम करते हैं। शांति दीदी। जी जी, बोलिए। शांति दीदी। यूनिट कौन सा है दीदी आज? यूनिट 6, यूनिट 6, ओके यूनिट दीदी, 6 थैंक यू। तनाव पर विजय के उपाय। ओके दीदी। और ध्यान रखना, देखो अभी बहुत बहुत कम लेक्चर्स बाकी हैं, आपके अटेंडेंस के मार्किंग होते हैं, आपको मार्क्स उस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। जब प्रैक्टिकल में आपको इंटरनल मार्किंग होती है, तब उस समय आपके जो एग्जामिनर्स, इंटरनल एग्जामिनर्स होते हैं, वो आपकी अटेंडेंस को देखते हैं। इफ आपके अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपके मार्क्स वहीं पे कट हो जाते हैं और वो प्रैक्टिकल एग्जाम में कट हो जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। सो ट्राई एंड अटेंड ऑल द लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए,
तो कुछ बातें समझ में भी आपको आ जाएगी और आपको उसकी हेल्प भी मिलेगी, उन मार्क्स की हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक्स दीदी। ओके। तो आज हम ओपीएन 301 में यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं, स्टेप्स टू कॉन्कर स्ट्रेस या फिर तनाव पर विजय के उपाय। एक तो आज का जो पूरा लेसन है, उस लेसन में हम देखेंगे कि तनाव पर विजय पाने के विभिन्न उपाय जो है वो क्या होंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि तनाव प्रबंधन पद्धति का में क्या अनुसंधान किया गया है, माना क्या स्ट्रेटजीज है, हाउ डू वी एक्सप्लोर द स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। हमको खुद को स्ट्रेस को मैनेज करने की स्ट्रेटजी या तरीका या उपाय आना चाहिए, तो वो कैसे एक्सप्लोर किया है या क्या वो तरीके हैं जिससे हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि खुशनुमा जीवन के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, हाँ, वी विल सी थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग। और लास्ट में हम देखेंगे कि पर्पस क्या होना चाहिए, वेरियस वेज टू मैनेज वन सेल्फ, माना स्व प्रबंधन के विभिन्न उपाय भी हम देखेंगे। तो आज हम 4 चीजों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है तनाव मुक्ति के जो उपाय हैं वो। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो आपको उपाय बताए गए हैं और दूसरे आपको सिद्धांत बताए गए हैं। माना किसी चीज को अब जब आप करते हैं तो उसका एक सिद्धांत होता है, सिंपल होता है, उसमें साइंस हो जाता है। जैसे अभी सिंपल ले लीजिए, आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि अगर कुकिंग करते आप जब भोजन बना रहे हैं तो कोई भी चीज पकनी है तो उसको हम ढक के रखते हैं जिससे कि भाप से वो पक जाती है। लेकिन पहले से ही अगर कोई खट्टी चीज उसमें ऐड की जाती है जैसे कि टमाटर, तो पकने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। तो ये सिंपल प्रिंसिपल सभी गृहिणी को मालूम होता है, पता होता है, ये सिंपल है। ये है प्रिंसिपल कि कोई भी खट्टी चीज पहले नहीं डाली जाती है। उसी तरह हमको कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे या कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जाएंगे जिनके आधार पर हम तनाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उन चीजों को 2 चीजें हैं, स्टेप्स अलग हैं और प्रिंसिपल्स अलग हैं। आपको ध्यान प्रिंसिपल्स पे थोड़ा ज्यादा देना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो शब्दों के ऊपर बराबर आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले शुरू हम करते हैं 6.3 स्टेप्स टू कॉन्कर स्ट्रेस। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें जो मैंने पहले ही लेसन में आपको बताया था, सेकंड लेसन जब स्ट्रेस शुरू हुआ, कि स्ट्रेस जो है ये एक मैसेंजर की तरह आता है, एक संदेशवाहक है। वो आपको कुछ बताता है, क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो कार्य करना है या जो चीज हमारे सामने आई है उसको उसका सामना करने की मेरे पास क्षमता नहीं, तो मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। ये मैसेज लेके आती है, वो पॉजिटिव मैसेज लेके आती है, लेकिन हम उसको समझते नहीं। हम क्यों आया, कैसे आया, अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, ऐसा सोचना शुरू कर देते थे। परंतु नहीं, हमको तनाव को एक संदेशवाहक की तरह लेना है। हमको उसको सुनना है, वो क्या बोल रहा है, लिसन टू इट, सुनो वो क्या कह रहा है। समझो कि अभी आपके पास परीक्षा आई है, तो उस परीक्षा या कोई भी परिस्थिति आई है, तो वो परिस्थिति क्यों आई है, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन बताती है। तो उस लेसन को सुनने की कोशिश कीजिए। हम क्या सुनते हैं पता है, हम लोग जो आजू बाजू में बोलते हैं वो सुनते, देखो आपके साथ ही उन्होंने ऐसा किया, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आप क्या करेंगे, इससे तो आपका और नुकसान हो जाएगा, सारी नेगेटिव बातों को हम सुनते हैं। परंतु वो परिस्थिति, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है उसको हम सुनते नहीं। वो संदेश ये लाता है कि भाई ये मैनेज तो हो जाता है, करना ही है हमको, और हम करते भी हैं, लेकिन वो लेटर ऑन करते हैं, वो पूरा समय चला जाता है। तो वो आपको संदेश देता है कि देखिए अभी फिलहाल के लिए इस परिस्थिति को सामना करने के लिए आपके पास कहो कि स्नेह की शक्ति, या फिर आपके पास तुलना करने की शक्ति या होनी चाहिए थी। तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए था, पावर टू डिस्क्रीन होना चाहिए था, ये सारी पावर्स आपके पास होने चाहिए थी, ये संदेश देता है। लेकिन क्योंकि हमने किसी को जज करने में गलती कर दी होती है और फिर हम बाद में पछताते हैं, फिर उसका स्ट्रेस आता है, भाई इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो कोई संदेश जो लेकर जो आया है, उस संदेश को हमको सुनना है और उससे हमको सीख कर हमको आगे बढ़ना है। वी नीड टू लिसन टू इट
लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रो, माना आपको आगे बढ़ना है, ग्रो माना बढ़ाना नहीं है उसको, लेकिन हमको बढ़ना है, हमको हमारी शक्तियों को बढ़ाना है, और जिससे कि हम सोच सके कि अभी तो ये परिस्थिति आ गई ना, तो मेरे लिए तो जैसे चुटकी बजाना हुआ, तो ये संदेश जो है वो संदेश हमको सुनना है। उसका दूसरा स्टेप दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि स्ट्रेस हैज नेगेटिव इफेक्ट व्हेन वी टेक इट एज अ थ्रेट and has positive effect if we consider it as a challenge। फिर से एक बार उस स्टेटमेंट को पढ़िए। तनाव को खतरे के रूप में लेने से क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव होगा। अगर आपने सोचा ये तो खतरा है, अभी तो मेरा नुकसान ही होगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगी, अब तो ऐसे ही होगा, अब तो वैसे ही होगा, नेगेटिव सोचने से, खतरा सोचने से हम उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर होता है। परंतु अगर उसको हम चुनौती, चैलेंज के रूप में अगर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये तो हो ही जाएगा, मैंने कल्प पहले भी किया हुआ है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए भगवान परमात्मा कहते हैं कि नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी आ चुकी है। तो अगर उसको चैलेंज के रूप में आप लोगे तो उस स्ट्रेस का सामना करना आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। ये दूसरा उसका स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या आता है कि when confronted with stress, avoid complaining, blame game जो हम खेलते हैं, blaming people or circumstances, instead keep busy with various activities that are under your control। क्या कह रहा है ये कहता है कि तनाव की स्थिति में लोग और परिस्थितियां दोनों को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। उसने ना जानबूझ के मेरे साथ ऐसे किया, हम सीधा दूसरे पे उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं कि इनके वजह से हुआ, मैं बोल रही थी मत करना, लेकिन सुनता कौन है मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कंप्लेन करते हैं, मैंने बोला था फिर भी नहीं सुना और इसके वजह से हुआ। तो ये जो एक्टिविटी हमारी चलती है, ये जो हम कार्य करते हैं, इस कार्य के करने के वजह से हम अपने ऊपर का जो कंट्रोल है, खुद के ऊपर का जो कंट्रोल है, वो गंवाना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारी जो अंदर शक्तियां हैं वो शक्तियां नष्ट होती जाती है और देयर इज अ वेस्टेज, वो खराब जैसे वेस्ट हो जाती है। और उसके वजह से उस परिस्थिति के लिए जो सोल्यूशन हमको ढूंढना चाहिए वो हम ढूंढ नहीं पाते, समय सारा गवाते हैं, एनर्जी सारी गवाते हैं, शक्तियां सारी हम गवाते हैं लोगों पर दोष डालने में। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि हम कुछ और एक्टिविटी में या तो खुद को बिजी करें या फिर हम उस परिस्थिति का किस तरीके से उसका निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचें। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात बताऊं तो हमको उस परिस्थिति में अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ना कि उस सामने वाले व्यक्ति को या परिस्थिति के हाथ में देना है। चौथी बात जो बताई गई है वहां पर लिखते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट फ्राइटफुल, वो कोई डरावनी बात नहीं है। तो उसको क्या करना है, उन चीजों को थोड़ा, अभी देखो मैंने जानबूझ के आपको ऐसे सेंटेंसेस में रख के दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी उसी तरीके से है, तो शायद वो फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आ सकता है। तो अंडरलाइन करते जाइए कुछ ऐसे शब्द, जैसे कि फर्स्ट में था लिसन टू इट, लर्न फ्रॉम इट, वी विल ग्रो टू लव इट। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे छोटी छोटी, जैसे कि ग्रो के यहाँ आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि रिक्त स्थान यहाँ पर भर दीजिए, ऐसा आ सकता है। तो उसी तरह का ये स्टेटमेंट है, जैसे कि स्ट्रेस इज नॉट फ्राइटफुल, मीट इट, ग्रीट इट एंड बीट इट। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि तनाव डरावना नहीं होता, उससे मिल लीजिए। हम लोग डरते हैं ना, हम डर दे जाते हैं परिस्थिति से, या कोई व्यक्ति जिससे हमको डर लगता है, हम उनसे मिलने की कोशिश ही नहीं करते। तो कहते हैं कि तनाव से मिल लीजिए। भाई क्या कहना है आपका? अच्छा आप आ गए, आइए ग्रीट कीजिए, आइए स्वागत है आपका। और स्वागत करने के बाद में, मैंने आए हो, अभी जाएगा तो नहीं ना, अपने कहने से वो जाने वाला तो है नहीं, भले चलो आए, हाय हेलो, आइए बैठिए। और लास्ट में क्या करना है, उसको हमको पराजित करना है, वी हैव टू बीट इट सक्सेसफुली। बिल्कुल हमको उसका पूरा निवारण निकालना है। कोई बात नहीं, नई बात नहीं है, ये तो हमने पहले भी की हुई है, कोई बात नहीं, आ जाओ, आओ बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किस तरह से हैंडल करना है मुझे अच्छी तरह से आता है, ये सिंपल है। सो स्ट्रेस इज नॉट फ्राइटफुल, मीट इट, ग्रीट इट एंड बीट इट सक्सेसफुली। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। उसके बाद में पांचवा जो तरीका है वो बताते हैं, देयर आर ऑलवेज एटलीस्ट अ फ्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। सुनिए, देयर इज ऑलवेज
at least few direct or indirect advantages in every event of our life. अपने जीवन के हर कार्य में कल्याण समाया हुआ है, जिसको भगवान कहते हैं कि हर वो चीज जो हो रही है वो कल्याणकारी है, शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी वो कुछ ना कुछ उसमें लाभ छुपा ही रहेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, तो उस परिस्थिति को, उस तनावपूर्ण स्थिति को हम अच्छी तरह से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। छठी बात यह है कि डोंट फील सॉरी अबाउट व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, बिकॉज नाउ यस्टरडे इज नॉट इन आवर हैंड्स। अभी थोड़ी सी यहाँ पर बात समझने की है। कई लोग सॉरी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर गलत किया है तो उस गलत बात का आपको एहसास नहीं होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि एहसास जरूर हो, जो भी अगर गलत कार्य हुआ है, आपसे गलती हुई है तो, परंतु उसमें डूबे नहीं रहो, मेरे से गलती हो गई, बहुत ग्लानि की जो भावना आती है ना, वो नहीं होनी चाहिए आप में। तो उसके ऊपर ज्यादा ही अगर आप सोचते रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या होगा कि उसी में आप, जैसे वो दलदल होता है ना, तो दलदल में फंसते जाते हैं, वही विचार करेंगे, वही सोचते रहेंगे, खुद के बारे में आत्मग्लानि होगी, और कई बार तो उसके वजह से लोग फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो डोंट फील सॉरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे, बिकॉज नाउ यस्टरडे इज नॉट इन आवर हैंड्स। जो हो गया वो हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको हमारी भूल को सुधारना है। हमको कोई अच्छा तरीका ढूंढना है जिससे कि हम बार बार वो चीज न करें। देखिए अभी जून का मास चल रहा है, मम्मा का मास चल रहा है। मम्मा की बड़ी विशेषता थी, कोई भूल, कोई चूक अगर एक बार हुई, उसके लिए बाबा से सॉरी कहा, तो वो चीज, वो गलती मम्मा से आइंदा कभी नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। तो ये चीज उसमें होनी चाहिए। तो छठी बात जो बताई जाती है वो बताते हैं कि बीती का चिंतन करके दुखी मत होइए। बीती बात जो है उसको सोच सोच के, चिंतन करके हमको दुखी नहीं होना है, क्योंकि बीती के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कल था, वो चला गया, अभी उसके ऊपर हमको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अभी आज प्रेजेंट परिस्थिति आपके हाथों में है, वहां पर आपको वर्तमान को सफल करना है, सकारात्मक बना के। ये चीज आपकी होनी चाहिए। फिर क्योंकि कहते हैं ना, उसका ही वो नीचे ये आया है कि टुमारो इज येट टू बी बॉर्न, ओनली टुडे इज इन आवर हैंड। तो पिछला सोचिए नहीं, लेकिन अभी जो आपके पास संभव है उस गलती को सुधारने के लिए, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में सातवां बताया है कि डोंट फील इंफीरियर बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ये सारे जो सिद्धांत है ना, स्टेप्स टू कॉन्कर स्ट्रेस, ये सारे सिद्धांत आगे चल के भी आएंगे। कंपेयर नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुछ चीजें थोड़ा सिमिलर आपको लगेंगी, लेकिन ध्यान में आपको रखना है। तो कहते हैं डोंट फील इंफीरियर बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, रिमेंबर दैट यू आर यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हमको खुद की, स्वयं की तुलना कभी भी किसी और के साथ नहीं करनी है। उससे क्या होता है, हमें ना एक इंटीरियर में से हीन भावना आनी शुरू हो जाती है कि देखो उनमें कितनी कला है, कितने अच्छे से योग कराते हैं, कितनी अच्छी सेवा करते हैं, कितनी अच्छी मुरली पढ़ते हैं, कितने ज्ञानी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसी जो भावना है हीनता की, इंफीरियरिटी की, वो कभी नहीं आनी चाहिए। सदा हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में परमात्मा ने हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता डाली ही है। भगवान कहते हैं ना, परमात्मा कहता है कि लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट में भी जो आत्मा आती है उसमें भी कोई ना कोई क्वालिटी है, इसीलिए तो भगवान ने चुना है। तो हम कोई ऐसे ऐरे गहरे नहीं है, हम कोई ना कोई विशेषता अपने अंदर रखे हुए हैं। शायद वो विशेषता अभी इस्तेमाल में नहीं आती, किसी और कार्य में उसको हम इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी स्वयं में हीन भावना आने नहीं देना। कई बार होता है ना कि सेवा में, ज्यादा करके हम ये चीजें सेवा में देखते हैं कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, जिनको अच्छा बोलना आता है, तो उन बहनों को, उन भाई बहनों को आगे रखा जाता है प्रदर्शनी समझाने में या कुछ भी। और तब उस समय शायद अगर हमारी विशेषता नहीं है वो,
तो हमको आगे स्टेज पर आने नहीं मिलता है। लेकिन उसी समय आप कुछ और सेवा करते रहते हैं, चाहे डेकोरेशन की होगी, चाहे मेहमानों को देखने की होगी, चाहे मेहमानों को बिठाने की होगी, चाहे मेहमानों को पिरोसने की होगी। यहाँ तक तो मैं कहूँ कि वहां जहाँ भोजन बनता है वो उसके बर्तन उसको सेट करना, ये भी तो एक कला है, हर एक से नहीं होता है। तो कोई ना कोई कला तो भगवान ने जरूर दी है, तो किसी भी तरह से हीनता हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। 8वीं बात जो बताई है कि कंसीडर आवर क्रिटिक्स एज वेल as our well wishers, sorry, consider our critics as our well wishers. By describing our weaknesses and drawbacks, they are acting as psychotherapists without taking any fees. देखो ये सारी बातें ना जनरली भी हमको हमारे जीवन में मालूम है। हम कहते हैं ना, क्या है मराठी में कहावत, निंदकाचे आप अपने निंदकाचे घर असावे शेजारी. निंदकाचे घर असावे शेजारी. कोई जो आपकी निंदा असावा आपल्याच घरी. जी निंदक असावा आपल्याच घरी. हाँ, तो कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपको क्रिटिसाइज करता है, ऐसा कोई ना कोई तो आपके आसपास होना चाहिए। तो मराठी में वो कहावत है कि उसका घर आपके बाजू में ही होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो बार बार आपको आपकी जो भी कमजोरियां हैं या फिर आपके अंदर जो भी कमियां हैं उनको बार बार आपको आपके सामने लाता रहेगा। तो उसको हम पॉजिटिवली लेंगे, एक चैलेंज लेंगे, और चैलेंज लेकर हम खुद को परिवर्तित करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो वो क्या बनते हैं, वो हमारे लिए एक साइकोथेरापिस्ट बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मनोचिकित्सक कहते हैं। तो वो एक मनोचिकित्सक बनते हैं। आजकल साइकोथेरापिस्ट के फीस बहुत हैवी होते हैं। हम एक सिटिंग के लिए 5000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली चार्ज करते हैं। दिस इज हाउ वी चार्ज। तो ये तो हमारे लिए फ्री का हो गया ना, कि वो बोल रहे हैं हाँ तुम में तो यही कमी है, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम लोग तो कभी जल्दी खाना खाते नहीं, या फिर तुम लोग तो कभी ये करते नहीं, या तुम वो करते नहीं। तो वो जो ना बोल रहा है ना, उसको उसके ऊपर सोच के उसमें परिवर्तन हम जरूर ला सकते हैं। तो वो भी कई बार स्ट्रेस आता है, देखो ना कैसे पड़ोसी मिले हैं, या कैसा व्यक्ति है हमारे घर में, हमारे परिवार का है, लेकिन हमको ही बार बार बोलता है, हमारे बारे में बुरा बोलता है, लेकिन हमको उसको पॉजिटिवली लेना है। 9th बात जो बताई गई है वो है forgive all those people who have created hurdles in your life। ये तो बात बहुत बहुत ही बेहतरीन बताई गई है, और ये मैं बात आपको साइकोलॉजिकली बताती हूँ। हम यहाँ विक्रोली सेवा केंद्र पर जो भी काउंसलिंग के लिए हमारे पास भाई बहन किसी भी कारण से जो भी आते हैं, तो अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा किसी का माइक ऑन है। मैं ना जब तक कहूँ तब तक थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ विक्रोली में तो हमने ना देखा कि लोगों के अंदर यानी की भावनाएं भरी हुई है। इसका माइक ऑन है। वसंत दातार, वसंत भाई, वसंत भाई आप अपना माइक प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ग्रेट, हम थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे जब तक उनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है। तो हमने देखा है कि बहुत लोगों के अंदर भावना है, वो इतनी सारी चीजों को लेकर आते हैं ना, कि जैसे कि उनके जीवन में इतनी सारी कंप्लेंट्स और अनेक लोगों के बारे में कंप्लेंट्स हैं, तो वो बार बार उन लोगों के बारे में ही बात करते हैं, उन लोगों के बारे में ही चिंतन करते हैं। उनका सारा जीवन उन लोगों के आसपास ही घूमते रहता है, क्योंकि जो पेन उनको मिलता है, जो दुख उनको उन लोगों से मिलता है, उस दुख को वो भूल नहीं पाते। तो ये जो 9th वाला है ना, ये हमारे खुद के पर्सनल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। Forgive all those people who have created hurdles in your life and made it more difficult to live। आपको जिन्होंने भी आपके जीवन में रुकावटें, परेशानियां, दुख निर्माण किया है, उत्पन्न किया है, उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और ये हमारी दीदी ने हमको बताया है, हम रोज रात की इवनिंग, जो रात को सोते समय का योग होता है, उस समय हम
दो चीजें हर रोज करते हैं कि रोज सभी को जाने अनजाने जिस किसी को भी हमारी वजह से चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे कर्म से दुख पहुंचा हो तो हम उनसे माफी मांगते हैं। और दूसरा, अगर किसी ने हमको दुख दिया है तो हम उनको माफ कर देते हैं। और तीसरा, हर एक, फिर चाहे विश्व की हर एक आत्मा को, प्रकृति को, प्राणियों को, हमारे ग्रहों को और दिशाओं को, इन सभी चीजों को धन्यवाद देना। ये तीन चीजों का नीलिमा दीदी ने हम सब में इतना अच्छा संस्कार डाल के रखा हुआ है। हम रोज रात को, और मैं पर्सनली करती हूँ इसलिए उतनी अथॉरिटी से बोलती हूँ कि बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा। भले दिल में नहीं है लेकिन जैसे ही फॉरगिव, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन के बाद में वो व्यक्ति दिमाग से निकल ही जाता है। भले जाने दो, वो अपना संस्कार लेके जा रहा है, अपने कर्म कर रहा है, हो जाता है, वो इजीली हो जाता है। तो फॉरगिव, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने भी आपके जीवन में कुछ तकलीफ, कुछ दर्द, कुछ रुकावटें जिन्होंने भी आपके जीवन में उत्पन्न की हैं, उन सभी को, कठिनाई उत्पन्न की है, उन सभी को आपको माफ करना है। 10वां पॉइंट है, डोंट ट्राई टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम। हमको आदत होती है एक ही समय में सारी चीजें करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग का दुनिया की का समय चल रहा है ना दुनिया में, कि आप ये भी करो, आप वो भी करो। और अभी तो जैसे सब ऑनलाइन हो गया है, तो बस यहाँ पर ऑफिस का भी कार्य कर रहे हैं, उसी समय हमारा ध्यान वहाँ किचन में क्या बन रहा है उस पर भी है, उसी समय हमारा ध्यान घर पे आए हुए मेहमान पर भी है, उसी समय हम देख रहे हैं बच्चे कितना आवाज कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसी चीज में हम बहुत सारी चीजें अटेंड करते हैं। और यही गलती हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी करते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम्स को अलग अलग रखना है। आपके पास जीवन में देखो, कभी भी आप किसी से बात करो तो वो कैसे बोलेगा, एक का दुख है हमारे जीवन में, यहाँ ना परिवार से सुख है, ना पैसा मिल रहा है, ना बाहर जा सकते हैं, ना हमारी सेहत ठीक रहती है, तो कितनी सारी चीजें, ना खाने पीने की चीजें जो पैसा देकर भी लाते हैं वो भी अच्छी नहीं है। आप खुद ही देखो, ऐसी बातें कितनी बार हमारे मुंह से आते हैं। तो हम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम। एक ही समय में बहुत सारी समस्याओं को अगर सुलझाने जाएंगे तो वो होता नहीं। इसलिए जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको प्राथमिकता दीजिए। गिव इम्पोर्टेंस टू द फर्स्ट वन, वो जो जरूरी है और जिससे आपका आप फ्री हो सकते हैं। ज्यादा जिसका इस समय टेंशन है उसको पहले, उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कीजिए। 11वां है, whenever possible spare some time to help others by rendering services। ये भी आगे चल के आपको आ रहा है। by rendering services to others our worries, tensions and anxiety will definitely be minimized। मैं ये चीजें आगे जैसे आएंगी तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सारी रिपीटेशंस हैं, इसी लेसन में है लेकिन आगे चल के हैं। तो कहा जाता है रेंडर सर्विस आएगा आपको। तो 11वें पॉइंट में वो बता रहे हैं कि जब भी आपके पास समय होगा या आपके पास वैसे कोई स्किल्स हैं तो आप दूसरों की मदद जरूर कीजिए। कारण क्या बताए कि दूसरों की सेवा जब हम करते हैं तो हम उनकी सेवा करने में या उनको मदद करने में अपनी खुद की जो कई चिंताएं हैं, परेशानियां हैं या फिर दुख है, उन सबको हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाते हैं। और फिर आगे चल के ऐसा होता है, हमारे ध्यान में आता है, अरे मेरी तो चिंताएं कुछ भी नहीं है, उसका तो कितना दुख है, ऐसी परिस्थिति मेरे पास। ये हमारे पास जैसे तुरंत हमारे बुद्धि को क्लिक करता है। इसलिए ऐसा एक कोई गीत भी बना है फिल्मों में, क्या है कोई बता सकता है? दुनिया में कितना दुख है मेरा तो, यस, गाने के शौकीन कोई है नहीं शायद, या फिर मेरे पुराने जमाने वाले कोई नहीं है, होने चाहिए ना। somebody should be there of my age। मेरा दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख तो कितना कुछ कम है, ऐसे कुछ है, कोई है? दुनिया में कितना गम है, कम दुनिया में कितना गम है, हाँ, गम है। मेरा गम कितना कम हाँ, है। वाह दीपा बहन, वाह, वेरी गुड। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ सीता बहन बोलिए। सीता बहन, लोगों को देखा तो मैं अपना गम भूल गया,
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। चलो कल सुबह YouTube पे तो आ ही जाएगा गीत सभी का। थैंक यू सो मच। तो ये गीत भी बना है, तो ये ऐसे जो गीत बनते हैं तो जो सोचने वाले होते हैं उनका भी दिमाग कैसे चलता है देखो। तो एक मिनट, हाँ एक ही मिनट। तो ऐसे भी गीत बने हैं जो हमको बहुत सारी मैसेजेस देके जाते हैं, जैसे कि देवानंद का एक और गीत भी है ना कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और आगे हर गम को धुएं हर में गम उड़ाता क्रम चला में गया, है धुएं ना। में उड़ाता कुछ भी हो, चला। वो जैसे धुआं है उसको ऐसे उड़ा देता हूँ मैं, उससे मुझे कुछ लेना देना मतलब दिस इज नथिंग, हाथ का महल है मेरे लिए, ऐसा एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। तो अभी सभी के माइक्स बंद हो जाएंगे, फिर डिस्टर्बेंस आता है। तो 12th पॉइंट पर जाते हैं हम। 12वां पॉइंट है, वहां लिखा है कि हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डे टू डे इवेंट, बाय चेंजिंग आवर एटीट्यूड वी कैन ट्रांसफॉर्म पेन इनटू प्लेजर। अभी इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, पेन टू प्लेजर, पेन टू प्लेजर, इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए, बहुत जरूरी बात है। देखो हमारी जीवन में जो भी घटनाएं दिन भर में होती रहती है उसको हमको सकारात्मक रूप से लेना है कि ये क्यों आई, हमारी दी सहनशीलता को बढ़ानी। डाउन है सबका, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट, लेट मी सी हु इज ऑन। वसंत दाता भाई का किसी के पास नंबर हो तो प्लीज उनको बता दीजिए, उनका माइक ऑन है। महेंद्र प्रताप सिंह भाई आपका भी माइक ऑन है। ओके दीदी। ओम शांति दीदी, होस्ट जो है वो किसी को भी डिसेबल कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं। सॉरी आई डिडंट हियर यू। हाँ, आई सेड कि होस्ट कैन म्यूट एनी पर्सन। हाँ तो अभी होस्ट तो हमारे मैं तो नहीं हूँ, लेट मी सी अगर होस्ट कहाँ पे है होस्ट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज म्यूट नाउ। आ रही है अभी भी आवाज वसंत भाई की आ रही है। भाई देखो वो लेक्चर ही नहीं सुन रहे। आदि ऑन करके वो छोड़ दिया उन्होंने। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, लेक्चर ही नहीं सुन रहे हैं, तो इसीलिए या तो ऑन करके रखा हुआ है। Okay, somebody just try out to talk to Vasan bhai, please. So I continue. आप थोड़ा अभी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, प्लीज अपनी कंसंट्रेशन को पावर को बढ़ाइए सो दैट हम हमारे लेसन पे रहेंगे। सो वी वर ऑन द 12th पॉइंट, 12वें पॉइंट पर थे। तो कहा जाता है कि दिन भर में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उन घटनाओं को हमको सकारात्मक रीति से लेना चाहिए। क्यों, क्या होता है, क्यों हमको उनको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से रखेंगे, किसी ने किसी का माइक ऑन ही है शायद, यहाँ पर व्यूअर्स आवाज आ रही है। तो देखिए अगर वृत्ति को हमने परिवर्तित किया, चेंज किया, सकारात्मक रखा, तो क्या होगा कि हम जो दुख था उस दुख को हम आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं। आप सभी को आवाज इको हो रही है? हाँ जी दी, एको हो रही है। यस दीदी, इको हो रही है। Since I am not the host, I am not able to mute the person. Call up नीता दीदी और डॉक्टर तृप्ति दीदी। हेलो हेलो। ओम हाँ ओम शांति, शिशिर राणी भाई बोलिए। बेन तुमचा आवाज आपला आवाज तुमचा बोलता रिपीट होत आहे का ते करा ना. एक मिनिट, हो आलं लक्षात आलं। एक मिनिट मीच फोन थँक्यू. करते.
अमिता दीदी का और कहीं लेक्चर नहीं चल रहा है ना? ओम प्रकाश भाई, विकास भाई। फंक्शन क्या अमिताबेन इथे ना एक वसंत दादा म्हणून भाई आहे, तर त्यांचा माईक ऑन आहे, तो जरा प्लीज थँक्यू. ओके, मैंने अमिताबेन से बात की. हम शुरू करें या अभी भी इको हो रहा है? इको ही हो रहा है. ओके, अभी ठीक है? दीदी आवाज आ रही है. ओके हाँ दीदी, हाँ ठीक है, ओम शांति. हम शुरू करते हैं. तो 12th पॉइंट था, 12वां पॉइंट था, जहां पर मैं बता रही थी आपको कि जीवन में हमारी जो भी घटनाएं या स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, इवेंट्स आते हैं, उनको सकारात्मक रूप से इसलिए हमको देखना है क्योंकि जब हम हमारी दृष्टिकोण हमारा उस चीज को देखने की हमारी जो दृष्टि है उसको अगर चेंज करेंगे, सकारात्मक करेंगे, तो जिस चीज से हमको पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था, उसको हम आनंद में या प्रसन्नता में चेंज कर सकते हैं. तो चीजों को देखने का, जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं. A coin has two sides. दोनों भी बाजू हमको देखना जरूरी है. अगर हम दूसरी बाजू को देखेंगे तो उससे जरूर हमको सकारात्मक ही मैसेज मिलेगा और हमारे दुखों से हमको जैसे एक निजात मिलेगी या हम उस स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे. फिर 13th पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल एफर्ट्स, इफ you cannot change a situation, in spite of putting all efforts, if you cannot change a situation, do not feel unhappy. Remember that time is the best healer. ये चीज अगर आप जीवन में सच में कहीं लिख के रखो ना तो सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा. अंडरलाइन, टाइम इज द बेस्ट हीलर. ये उसका एक बहुत जरूरी आयाम है उसमें कि देखो, अगर परिस्थिति हम जीवन में नहीं बदल सकते हैं, हमसे नहीं हो रहा है उसको, उस सिचुएशन को चेंज करना, हमारे शक्तियों के या हमारे ताकत के बाहर का है, तो उसको छोड़ दीजिए. लेट गो, जाने दो. क्यों? क्योंकि समय जो है वो सबसे बड़ा हीलर है. वो उस चीज को बराबर कर देगा. इस बात को अंडरलाइन करके रख दीजिए. फिर 14th है कि द वर्ल्ड इज अ ह्यूज ड्रामा का तो हमको सबको ज्ञान है. वेयर वी ऑल आर एक्टर्स प्लेइंग अ स्पेसिफिक रोल अलॉटेड टू ईच वन ऑफ अस. हम सब क्या हैं? हम इस संसार, इस नाटक में एक्टर. हाँ, हम एक्टर्स हैं. हम कोई ना कोई भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं. तो इस नाटक में जो भी आता है, कोई व्यक्ति आता है, कोई परिस्थिति आती है, जो भी दुखद बातें हमको आती है, हमको उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना है. क्यों? क्योंकि वो आएगा और चला जाएगा. लेकिन हमारा कैसा है ना, आया वो तो चला जाता है, लेकिन हम वो आया तो उसको पकड़ के ही बैठ जाते हैं. क्यों आया, कैसे आया, किसने भेजा, कब तक रहोगे, इधर ही रहो, मत जाओ. उसको खाना पीना खिला के उसको बहुत बड़ा मोटा कर देते हैं हम लोग. तो हमको ये ध्यान रखना है, सीन आएगा और अगला सीन वो पास हो जाएगा और अगला सीन वापस आ जाएगा. तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं यहाँ पर, और इस ड्रामा में हर सीन अपने अपने समय पर चेंज होने वाला है. फिर 15वां पॉइंट है 15, डोंट थिंक ऑफ टेकिंग रिवेंज. बदला नहीं लेना है, हमको बदल के दिखाना है. बस सिंपल सामने रख दीजिए. डोंट थिंक ऑफ टेकिंग रिवेंज,
but put efforts to transform. The efforts put in self transformation will definitely bring peace, progress, and prosperity. बदला लेने की बात ही नहीं हमको सोचनी, हमको क्या करना है, हमको स्वयं को इस तरह से बदलना है, स्वयं में ऐसी शक्तियां लानी है कि अगर वो कुछ भी करता रहे तो मुझे उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए भगवान गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनको किसी एक व्यक्ति ने आके बहुत बुरा भला कहा, तो उसने वो जैसे ही व्यक्ति वहां से चला गया तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको पूछा कि आपको इतना बुरा भला कहा, आपके चेहरे पर तो कुछ भी उसके भाव नहीं थे। तो उन्होंने 2 बातें बताई, जिसमें से सिर्फ एक बात बताई जाती है। वो ये एक बात है जो बताई जाती है कि उन्होंने कहा कि वो जो कुछ उन्होंने दिया वो तो मैंने लिया ही नहीं, है ना। अगर आप मुझे कचरा दे रहे हो और मैंने लिया नहीं तो वो कचरा तो आप ही के हाथ में रहा ना। या फिर आपने अगर मुझे कोई अच्छी चीज दी, वो मैंने ली नहीं, तो वो आप ही के हाथ में रहेगी, मेरे पास तो वो आई नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने वो ये बताई कि जो बात उन्होंने बताई या जो ग्लानि उन्होंने मेरी की, तो उसमें से मुझे सीख लेनी चाहिए कि मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो उसको मुझे चेंज करना है। तो किसी से बदला लेना नहीं, क्योंकि उसका बदला लेने के लिए हम भी उसी की तरह बन जाते हैं, फिर कोई अंतर नहीं बचता है ना दोनों में। तो हमको उसको बदलना नहीं है या उस चीज को बदलना नहीं या बदला लेना नहीं, लेकिन हमको स्वयं को बदलना है। तो इट शुड बी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। 16 pointers. Even a subtle ego can generate expectations leading to mental ups and downs. Therefore, in order to achieve stability of mind, give up ego. Remember, we came to this world with empty hands and we are again going to go back with we are going to go empty handed. क्या है, हम सभी में ना एक बहुत सूक्ष्म सा अहंकार रहता है। बड़ा वाला हम छोड़ देते हैं लेकिन छोटा वाला रह ही जाता है कहीं भी। देखो, दीदी ने ओम शांति नहीं किया, मैंने ओम शांति बोला था लेकिन उन्होंने ओम शांति नहीं किया। मैंने हाथ रेस किया था लेकिन दीदी ने मुझे नहीं बोला गीत गाओ करके। कहीं तो छोटा सा ईगो आ जाता है। तो ये जो छोटा सा अहम भाव होता है ना, इससे हमारे अंदर मानसिक उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं। वो छोटे का कब बड़ा बन जाता है ये हमको पता ही नहीं चलता। तो हमको ये ढूंढना है कि सोचना है कि हमारे पास अभी जो भी है वो बहुत कुछ है अभी। तो ज्यादा सोचते बैठना या ज्यादा उससे क्या कहते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि कोई और दे, कोई हमारी महिमा करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, तो ये जो बातें हैं इससे हमको और तकलीफ होती है। तो हमको ये हमेशा सोचना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमको जाना है, ये सब कुछ यहाँ पर ही छोड़कर जाना है। तो जो सूक्ष्म वाले हमारे अहंकार या ईगोज हैं उनको हमको छोड़ देना है। फिर 17वां पॉइंट है कि मेक इट अ रूल टू ऑब्जर्व आवर थॉट पैटर्न्स। अगेन फिर से सभी शिक्षाएं आपके ब्राह्मण जीवन से संबंधित हैं। मेक इट अ रूल टू ऑब्जर्व आवर थॉट पैटर्न फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स अ डे। अभी इसके लिए हमको ट्रैफिक कंट्रोल मिलता है, बराबर। हाँ, ये ट्रैफिक कंट्रोल इस चीज के लिए, इस साइकोलॉजी के लिए ही दिया गया है कि हम सोच रहे हैं। जैसे अभी पहला ट्रैफिक कंट्रोल हमारा 3:30 बजे होता है, वहां से लेकर सोचो चलो 7 बजे के ट्रैफिक कंट्रोल तक कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद में 10:30 के ट्रैफिक कंट्रोल में आप देखो कि 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैंने क्या क्या पराक्रम किए हैं। कौन से पराक्रम? सोचने वाले। क्या क्या सोचा है। वहां से भी और अधिक आपको 12 बजे देखने में आएगा, वहां से भी अधिक आपको 5:30 बजे मिल जाएगा, और उन सबको सेटल आपको 7:30 बजे और 9:30 बजे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये रूल क्यों बनाया ऑन है? किसी का माइक ऑन है? तो ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे विचारों पर नियंत्रण, जिससे अगर हमारे हमको देख रहे हम भाई हम गलत सोच रहे और बच जाते, भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते करते उस नेगेटिव थॉट को एक स्टॉप कहो या कॉमा कहो मिल जाता है। तो उससे वो ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो दीदी। ओम शांति।
गाने फिर से वसंत भाई का भाई कौन हो गया? शिशिर भाई बोलिए, उन्होंने भी ऑफ कर दिया। ओके प्लीज बंद कर दीजिए। पेन त्याला मगाचा एक प्रॉब्लेम होता तर त्याचा सॉल्व कर ऐकायचं नाही काय. या तो फिर मुझे अकेली कोई बात करना पड़ेगा। दीदी आवाज नहीं लगा। तो इको हो रहा है ना वापस। दीदी सगळ्यांना म्यूट करून टाका तुम्ही. सगळेच म्यूट आहेत वसंत. वसंत भाई कोणाकडे आहे का त्यांचा नंबर? अभी भी इको हो रहा है? हाँ हो रहा है क्योंकि वसंत भाई हाँ दीदी हो रहा. आम्ही तर दोन शांती तुम्ही तिथे घेताय वसंत भाईच आहेत. वसंत भाई लेफ्ट मीटिंग. ओके बिचाऱ्यांचं लेफ्ट मीटिंगच झालं. ओके सॉरी उनको मीटिंग ही लेफ्ट करनी पड़ी. चलो कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है. हम कहाँ थे? तो 17 पॉइंट पर थे. 17 पॉइंट पे हमको देखना है कि दिन भर में हमारे बुद्धि में जिस तरह के विचारों की श्रृंखला चलती है या जिस तरह के विचार चलते हैं उन अनवांटेड अननेसेसरी माना जो जरूरी नहीं है उन विचारों को हमको निकाल देना है. और उसके लिए ही हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल का ईश्वर ने एक रूटीन दिया है, एक दिनचर्या हमको दे रखी है. फिर 18वां पॉइंट है डोंट फील इंफीरियर. वो वही पॉइंट है, वापस आगे वाला ही पीछे आया है कि डोंट फील इंफीरियर by comparing yourself with others. Remember that you are a unique person in this world. ये पहले भी था, ये वापस आ रहा है. बराबर दीदी हाँ, तो वो सेम है तो वो नहीं डिस्कस करेंगे हम. फिर ओके 19 जो है उसमें कहा है कि डोंट फील जेलस अबाउट अदर्स, इंस्टेड चर्न द जेम्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम. जेलेसी बर्न्स आवर माइंड एंड बॉडी. जेलेसी किसको कहते हैं? ईर्ष्या. तो कहते हैं कि हमको एक दूसरे से जैसे हम कंपेयर करते हैं ना, अब स्वयं को दूसरे के साथ तुलना करते हैं ना स्वयं की, तो तुरंत उसके वजह से हमारे अंदर ईर्ष्या भाव तैयार हो जाता है, निर्माण हो जाता है. और वो ईर्ष्या हमको जलाती है. हमको माना मन के शक्तियों को भी जला देती है, आत्मा की शक्तियों को भी जला देती है. तो साथ साथ उसका बुरा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जिसके लिए कहते हैं कि इट बर्न्स योर बॉडी. आपके शरीर पर भी उसका या शरीर को भी वो जला देती है. तो हमको क्या करना चाहिए? इंस्टेड चर्न द जेम्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम. माना जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है उसके ऊपर हमारा ज्यादा चिंतन चलेगा तो मन शांत रहेगा और हमको सुकून का एहसास होना शुरू हो जाएगा. फिर बाद में ये ना थोड़ा सा इंग्लिश और मराठी हिंदी में आगे पीछे आ रहा है क्योंकि वो रिपीट हुआ है 18th वाला, इसलिए यहाँ 23 दिख रहे हैं और मराठी हिंदी किताब में 22 ही है. सिर्फ वो 18th वाला रिपीट हुआ है इंग्लिश में, इसके वजह से. तो फिर
यहाँ 20th पॉइंट है, आपकी किताब में 19th पॉइंट है। when we give happiness to someone, happiness comes back। माना जो हम देते हैं वही वापस आता है। और क्या लिखा है आगे, विथ सेम इंटेंसिटी, माना जितनी मात्रा में, जिस वृत्ति से आपने वो दिया है ना किसी को। कई बार हम स्माइल करते हैं, जैसे अभी उसको देख के इतनी खुशी तो नहीं हुई है, लेकिन स्माइल करते तो छोटा सा स्माइल होता है। स्माइल को या खुशी को ना हम आंखों में देखते हैं। जो हम बॉडी जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, हम जब बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो लोगों की स्माइल से उनके अंदर चल रही चीज भी समझ में आती है। अगर आपकी स्माइल देते समय आपकी आंखों में खुशी अगर दिखाई दे, तो वो खुशी, वो स्माइल जो आई है ना, वो आपकी दिल से आई हुई रहती है। और जब वो थोड़ी सी ही रहती है, वेरी वेरी लिटिल, आपके गाल भी ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा छोटा सा स्माइल अगर दे दिया होगा ना, तो समझ में आता है कुछ विशेष आनंद नहीं, खुशी नहीं हुई है इनको हमसे मिलके, ये तो बस ऐसे वाला ही, बस मिले हैं तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो कुछ चीजें आपकी बॉडी भी सिखाती है आपको या बताती है, हम समझ जाते हैं इन चीजों को। तो किस इंटेंसिटी से आपने उनको वो दिया है, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम किसी को खुशी देते हैं तो खुशी हमारे पास वैसे ही प्राप्त, उसी तरह से वापस आ जाती है। इसीलिए किसी को कहते हैं ना, नेवर एवर थिंक ऑफ गिविंग अनहैप्पीनेस टू एनीवन। क्यों? क्योंकि लिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, माना जो हम देते हैं वही चीज वापस घूम के हमारे पास आती है। तो अगर आप खुशी नहीं दे सकते हैं ना, कोई बात नहीं, उसको वहीं फुल स्टॉप डालो, परंतु किसी को दुख नहीं दो। क्योंकि अगर आपने उसको दुख दिया तो जितनी इंटेंसिटी के साथ, जितनी शिद्दत के साथ आपने उसको दिया ना, उतनी शिद्दत के साथ ही वो आपके पास, उतनी ही फ्री पावर के साथ वो वापस आपके पास आने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सदैव की खुशी प्रदान करे, लेकिन दुख देने के बारे में भूल कर भी नहीं सोचना, बिल्कुल, क्योंकि लिए यहाँ न्यूटन का लॉ अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद में मेरे हिसाब से 21 या फिर 20 आपकी किताब के हिसाब से, while facing problems and difficulties think that we are paying debt of our past action। कर्मों की गुह्य गति। आपने अगर ये सारी बातें थोड़ा सा आध्यात्मिकता से या जो ईश्वरीय ज्ञान हमको मिलता है उसके साथ जोड़ा होगा, तो आपके ध्यान में आएगा ये सारी चीजें हमको भगवान रोज सुनाते हैं, लेकिन जाता तो बुद्धि में कुछ भी नहीं है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। अभी 20th पॉइंट क्या लिखा है, जब भी परेशानियां एवं कठिनाइयां आपके सामने आती है तो हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको क्या समझना है, हमको हमारे अंदर क्या चिंतन चलाना है। चिंतन ये चलाना है कि पुराने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो चुकता हो रहा है, तो हमको खुशी होनी चाहिए कि हमारा हिसाब किताब जो है, सर पर जो कर्मों का बोझा, विकर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, वो हमारा खत्म हो रहा है। फिर 22nd या 21वां पॉइंट आपके यहाँ, सरेंडर ऑल ऑफ योर वरीज टू द सुप्रीम। अपनी सभी चिंताएं परमात्मा को दे दो, जो कि हम देते नहीं है, हम अपने पास ही रखते हैं। हमको लगता है वो बहुत बिजी है, उसको देके कुछ फायदा नहीं, हम खुद ही सॉल्व करेंगे। तो भगवान ये क्या कहता है, आपको दुखों की, परेशानियों की टोकरी खुद के सर पे लेनी है तो ले लो, मुझे क्या करना है, फिर मैं नहीं उठाऊंगा आपके बोझ। तो हमको भी अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को समर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि जब हमने सब कुछ ईश्वर को समर्पित किया है, तन है, मन है, धन है, जन है, सब कुछ समर्पण किया है, तो हमारी चिंताएं भी उसको समर्पित करना जरूरी है। क्योंकि जब तक समर्पित नहीं करोगे तब तक वो भी मदद नहीं करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, कम से कम दिन में 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ध्यान अभ्यास कीजिए, जिसकी वजह से आपका तन भी, मन भी और पूरा आपके व्यवहार, संबंध भी, सब कुछ एकदम स्थिर रहेंगे। उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे वो उन्होंने लिखा है कि जिससे कि आपको फिजियोलॉजिकल या बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि हेल्थ भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा, हार्मनी भी होगी, मतलब स्वास्थ्य भी हो गई, प्रसन्नता भी आपको मिलती जाएगी। तो ये हैं 22 स्टेप्स। मेरे इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है रिपीट होने की वजह से।
तो ये है 22 स्टेप्स आपको तनाव को पर जीत प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हाँ दीदी, हाँ दीदी। ओके, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं 6.4 पर। अब जहां पर हम तनाव प्रबंधन के उपाय देखेंगे। अभी उपाय हैं, वी हैव स्ट्रेटजीज, हमारे पास ये अभी स्ट्रेटजीज हैं। क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी नंबर 1 सबसे पहले वो है अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस माना अनावश्यक तनाव जो है, जो जरूरी नहीं है, उससे हमको बचे रहना है। हमको जो जरूरी स्ट्रेस नहीं है, कई बार हम स्ट्रेस ले ही लेते हैं, अपने से ही ले लेते हैं, वो भी जाता है कई बार हमारे पास, वो भी, तो वो उन चीजों को हमको नहीं लेना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? तो उन्होंने बताया है कि हमको क्या करना चाहिए इन चीजों को, माना स्ट्रेस से दूर, जो जरूरी स्ट्रेस नहीं उससे दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पहले बताया है कि लर्न टू से नो, ना कहना सीखना आना चाहिए। अभी ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि कभी हमेशा सदैव हाँ जी का पार्ट प्ले करो, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत चीज के लिए भी हाँ जी करें। दोनों चीजों के लिए कोई ना कोई ये रहता है कि एक कहते हैं ना ऑप्टिमम पॉइंट रहता है। आपको समझना चाहिए कि कहाँ आपको मुझे सीमाएं रखनी चाहिए कि कहाँ आपको हाँ बोलना है और कहाँ आपको ना बोलना है। तो अगर समझो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पर आपको अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, अभी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखिए आप कि आपको अभी कोई काम आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार दिया गया है, उसके अलावा अगर कोई ज्यादा चीज दी जाती है, तो बस मेरी नौकरी ना जाए या ऐसे ना हो वैसे ना हो, ये सोच सोच के हम लोग कई बार वो ज्यादा चीजें कर लेते हैं, तो जिससे कि संबंध न टूटे, खराबी ना हो। तो हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ सीमा रेखा हमको लगानी है। इसके आगे मैं किसी भी तरह का तनाव सहन नहीं करूंगा या कोई भी चीज हम सहन नहीं करेंगे। हमको हमारी सीमाएं जानना जरूरी है और उसमें स्थित रहना भी जरूरी है। जैसे कई बार देखो कोई लोग आपको, आप अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो या फिर किसी फैमिली फंक्शन में चले गए हैं, तो लोग आप पर प्रेशर डालेंगे कि भाई अरे क्यों ऐसा कर रहे हो, खा लो ना, क्या होता है एक दिन में, इसमें कांदा लहसुन थोड़ी है, खा लो, थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। तो ये हमको ना बोलना आना चाहिए, समझना चाहिए, उनको समझाना आना चाहिए हमको कि भाई नहीं, ये मेरी एक धारणा है जिसको मैं नहीं छोड़ूंगा, भले कांदा लहसुन नहीं है, लेकिन मुझे किसी भी व्यक्ति के हाथ का बना हुआ कुछ भी खाना ही नहीं है। तो टेकिंग मोर ऑन दैट यू कैन हैंडल इट। हम जब ऐसी चीजों को खुद थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को थोड़ा जिम्मेवार बना के थोड़ा धीट रहेंगे, जिसको दृढ़ रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हम ना कहना सीख जाएंगे। क्योंकि कई बार अपनी कैपेसिटी के बाहर हम कार्य करते हैं और उसका स्ट्रेस आ जाता है। तो लर्न टू से नो, हमको सीमा रेखा अपने जीवन के लिए, अपनी हर चीज के लिए जानना और उसके ऊपर दृढ़ रहना, स्थित रहना आना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस में कि अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको तनाव ही देते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से ही हमको बचना है। यदि कोई निरंतर आपको तनाव दिलाता रहता है तो हमको उससे संबंध निभाना कठिन हो जाएगा, और ऐसे समय में क्या होगा, तो वो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हम खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएंगे। तो उसके साथ कम से कम समय बिताना है, कोशिश करना है कि ऐसा व्यक्ति जिसको मिलते ही मेरे जैसे झगड़े शुरू हो जाते हैं या मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने जाना या उसके साथ समय बिताना कम कर देंगे, जिससे कि हमको भी तनाव नहीं होगा और हम संबंध भी निभाएंगे। इसे तोड़ तो निभाना पड़ता है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई वक्त व्यक्ति आपको बार बार तनाव देता है, उसको मिलने से आपको बार बार क्रोध आता है या आपकी मनस्थिति खराब हो जाती है तो आप उससे संबंध ही तोड़ दो, नहीं। हर आत्मा से तोड़ तो निभाना पड़ेगा, परंतु उस व्यक्ति के साथ हम उसको कम समय देकर, उसके बारे में कम समय सोचकर
इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी अननेसेसरी है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। फिर टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट, जो अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो क्या कहते हैं उसको, एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे, वातावरण है तो उस वातावरण पर कंट्रोल हमारा होना जरूरी है। जैसे अभी यहाँ बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है, इफ द इवनिंग न्यूज मेक्स यू एंशियस, टर्न द टीवी ऑफ। रात को जो कई घरों में ये आदत होती है कि रात का जो भोजन होता है या फिर शाम को जो चाय पी जाती है, उस समय में टीवी पर जो न्यूज आती है उसको इडियट बॉक्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि कई न्यूज हमारे सच में जीवन से कोई संबंध नहीं रखती है, परंतु उससे हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध और बढ़ता है, हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो हमको ऐसे चीजों से जिससे हमारी चिंताएं बढ़ जाएंगी, तो उसको हमको सबसे पहले बंद कर देना है। इफ अगर समझो, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक में है, भीड़ से आपको बहुत तनाव होता है, तो कम भीड़ वाले रास्ते से चली जाइए, भले लंबा होगा लेकिन आप वहां से चले जाइए ना। यहाँ बैठकर टेंशन लेकर ये कब आगे वाला जाएगा, उसको समझ में नहीं आता है, क्यों रॉन्ग वे में चला गया, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स लेने से अच्छा है भले रास्ता लंबा हो, हर्जा नहीं, आप वहां से चले जाइए। तीसरा उदाहरण उन्होंने क्या बताया कि आप किसी मार्केट में, बाजार में गए हैं या आपको पसंद नहीं है बाजार में जाना, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आवाज होता है, लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, कोई भी कहाँ पर भी थूक देता है, लोग बहुत चिपक कर चलते हैं, ऐसी सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आप उन चीजों को ऑनलाइन मंगा लीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण दिए। तो यहाँ पर हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो वातावरण है उसको नियंत्रण हमको करना आना चाहिए, जो अभी हम सब लोग कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ टीवी वाला नहीं करते, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में है अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स, है ना, जो मुद्दे बहुत गर्म होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा सभी के बीच में वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे विषयों को ना तो दूरी रखना है। जैसे हिंदू मुस्लिम की बात चलेगी तो झगड़ा होगा, पॉलिटिक्स की बात, राजनीति की बात लीजिए तो झगड़ा हो जाएगा, क्रिकेट की बात लीजिए तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़े के लिए तो बस पूछो ही नहीं, कोई भी टॉपिक ले लो झगड़ा हो सकता है। तो जो चीजें जिसकी वजह से अपना और घर का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाए, ऐसी चीजों, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर बात करना ही छोड़ देना है। फिर पैर डाउन योर टू डू लिस्ट, हमको जो जो करना है ना उसकी उन कार्यों की सूची बना लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको आपकी जिम्मेवारियां जो है ना, ये चीजें मुझे इस हफ्ते में या आज के दिन में करनी है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। ना हम कहते हैं ना अत्यावश्यक है या अत्यावश्यक नहीं है, कौन सी चीज को पहले करना, ये हमको इजी हो जाता है। तो इससे अननेसेसरी स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो चीजें है ना, लर्न टू से नो, अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उनको। जैसे अभी एग्जांपल आपको फीलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, डैश कहना सीखिए, तो वहां पर नीचे 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से कोई ऑप्शन आपको डालना है, तो वहां आपको नो होना चाहिए आपका आंसर। तो ऐसी चीजें जो बहुत हाईलाइटेड है ना, उन चीजों को अंडरलाइन करते जाए ना, और फिर वो जब रिवाइज करोगे एग्जाम्स के टाइम में तो इजी हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है कि अल्टर द सिचुएशन, माना जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा चेंज लाइए, थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए उसमें, वो है हमारे दूसरा उपाय। मतलब क्या है कि उन्होंने कहा है एक्सप्रेस योर फीलिंग इंस्टेड ऑफ ब्लॉटिंग देम अप, है ना। कई बार क्या होता है, घर में कोई कुछ बोल देता है या ऑफिस में कोई कुछ बोल देता है, किसी का स्वभाव इतना नाजुक होता है ना, वो कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ भी अपमान करो, उनकी निंदा करो, बिल्कुल ऐसे शांत रहते हैं, लेकिन वो ऊपरी स्तर पर आपको शांत दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंदर इतना सारा जमा हो जाता है कि उसका परिणाम हो सकता है आगे चल के ये लोग फिर बाद में वो वॉल्केनो की तरह, ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलते हैं।
तो उसके बजाय आप क्या करो कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन चीजों को बहुत ज्यादा ऐसे एकत्रित या संचित करने के बदले आप अपनी तकलीफ जो है वो सामने वाले से या किसी के भी साथ आप उसको शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो उन भावनाओं को आप दूसरों के सामने जब प्रकट करेंगे तो आपके अंदर जो रिसेंटमेंट है, माना असंतोष की जो भावना आपके अंदर निर्माण हो रही है, वो जो है वो परिस्थिति को माना आप नहीं बताएंगे ना किसी को, तो वो चीज बढ़ती जाएगी और उसके वजह से स्ट्रेस का असर आपके मन पे और शरीर पे होता जाएगा। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको आपके अंदर जो भावनाएं निर्माण हो रही है, जिनको आपने जमा करके रखा है, संचित करके रखा है, उनको आपको लोग माना उस जिस पर आप विश्वास रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप एक ऐसे कोई बात होती है तो अपना एक पत्र ईश्वर के नाम, लेटर टू गॉड लिख दीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी बात परिस्थिति को परिवर्तित करने में है कि बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना आना चाहिए हमको। हमारी तैयारी हमेशा समझौते की होनी चाहिए। जब ना समझो कई बार ऐसे होता है ना कि दूसरे को उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम कहते हैं तो वो कहेगा कि नहीं मेरे से नहीं होता है, मैं ये नहीं करूंगा, या मैं ही क्यों झुकूं, ऐसे कई बार कई लोग बहुत ईगो के वजह से, अहम के वजह से कहते हैं। तो हमको वहां पर अपने को खुद को थोड़ा झुका कर उस चीज को करा कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो पेड़ झुकता है ना वो फलों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि फल है ना, जो फलों से लदा हुआ फल वृक्ष होता है वो झुकता है, हमेशा मीठा होता है। और जो सीधा बहुत ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहेगा ना, जो मराठी में कहते ताट, एकदम स्ट्रेट कड़क जैसे खड़ा है, वो तो वैसा तो मुर्दा भी वैसे ही होता है, मतलब उसमें कोई जान ही नहीं, उसमें कोई ये ही नहीं। तो अगर आपको किसी सिचुएशन में तनावपूर्ण सिचुएशन को चेंज करना है तो वहां पर हमको समझौता करना आना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए बी मोर असर्टिव, है ना, ऐसे दृढ़ता होनी चाहिए, कहते हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कि क्या दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डोंट टेक अ बैक सीट इन योर ओन लाइफ, डील विथ प्रॉब्लम्स हेड ऑन। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अच्छी तरह से सामना करना सीखिए। जो भी समस्याएं आई है उनसे डरना नहीं है। यदि आपको परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना है और कोई आपका कोई साथी है जो बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, वो कुछ ना कुछ अलग अलग ही बात बोल के आपका दिमाग ये कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, तो उसके सामने आपको क्या करना है, स्पष्ट कर देना है, मेरे पास बात करने के लिए बस एक 5 मिनट है, आपको जो बोलना है अभी बोल दीजिए, उसके बाद मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, या फिर अभी मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, मैं आपसे कल सुबह बात करूंगा या कल शाम को मैं आपको समय दे दूंगा। तो ऐसे दृढ़ता से सामने वाले को, जहां ना बोला था ना मैंने, वहां दृढ़ता से सामने वाले को बोलना आना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, दीदी आई है, कैसे बोलेंगे, उनको बुरा लग जाएगा, ऐसे सब सोचते बैठते हैं और सिचुएशन खराब हो जाती है और उसका टेंशन हमको आता है। चौथी बात उन्होंने क्या बताई है, मैनेज योर टाइम बेटर, समय को बहुत अच्छी तरह से हमको मैनेज करना आना चाहिए, उसका प्रबंधन करना हमको आना चाहिए, क्योंकि हम जब समय गवाते हैं तो उसका टेंशन हमको ही आ जाता है। फिर तीसरी स्ट्रेटजी उन्होंने जो आपको बुक में बताई है तनाव प्रबंधन के लिए, वो है एडाप्ट टू स्ट्रेसर्स, माना जो तनाव देने वाली जो परिस्थितियां होती है ना, उसके अनुसार हमको स्वयं को ढालना है, परिस्थिति के अनुसार हमको स्वयं को ढालना है, एडजस्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, पहली बात उन्होंने कहा है कि रिफ्रेम प्रॉब्लम्स, माना समस्याएं जो है ना उनको देखने का दृष्टिकोण जो है वो हमको पॉजिटिव बनाना है, मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए, दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। माना जो समस्या है उसका सकारात्मक पहलू अगर हम देखेंगे तो अटकने के बजाय हमको रास्ता मिलता जाएगा, हम अटकेंगे नहीं, हम रास्ता ढूंढ सकेंगे। तो अपना दूसरा पॉइंट उसमें उन्होंने बताया है कि जो परिस्थिति आपके सामने आती है उसका एक बिगर पिक्चर, ये बात मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस की थी कि क्या वो चीज एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद में वैसे ही रहने वाली है। तो हमको दूरांदेशी
भगवान कहते हैं ना कि दूरंदेशी होना है कि यार क्या ये चीज जो आज मुझे इतनी तकलीफ दे रही है ये मेरे जीवन में सच में आगे इम्पोर्टेंस रखेगी, ये बात हमको देखना है। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब उसके व्यापक या क्या आगे हो सकता है, दूर तक क्या हम अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट करके उसका हमको आगे जाके कुछ फायदा होने वाला है क्या, ये सोचना चाहिए आगे के लिए। तीसरी बात बताते हैं कि एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। हमारे जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स को क्या कहेंगे, मराठी इंग्लिश, एक हम खुद का एक स्टैंडर्ड रखते हैं जी। परिप्रेक्ष्य लिखा है इसमें। दर्जा अपनी दर्जा स्थिति दर्जा, दर्जा, परफेक्ट दर्जा, जो हम दर्जा बना के रखते हैं ना, एक स्टैंडर्ड्स रखते हैं हमारे, उन स्टैंडर्ड्स को हमको कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। जैसे कई लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, ये चीज ऐसी तो ऐसी ही रहनी चाहिए, वो थोड़ी भी इस जगह उस जगह जाए तो उनको चलता नहीं है। तो ये कई बार क्या होता है, इसको हम सेट करते हैं तो वो सेटिंग दूसरों के साथ में नहीं जम पाती है, अपनी सेटिंग दूसरों को नहीं जमती है। तो ऐसे समय में हमको थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्टॉप सेटिंग योरसेल्फ फॉर फेलियर्स बाय डिमांडिंग परफेक्शन। कई बार ऐसा करने में संबंध, ये ज्यादा मैंने संबंधों में बोला है क्योंकि हम जब संबंधों में परफेक्शन लाना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपने तरीके से लोगों को व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं और वहां पर संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए खुद को उससे माना, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि स्टॉप सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर बाय डिमांडिंग परफेक्शन। हम जब डिमांड करते हैं परफेक्शन सामने वाले से, तब हम हार जाते हैं, हमारी हार हो जाती है, हमारी पराजय हो जाती है। इसलिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं करना जिससे कि परिस्थिति और तनावपूर्ण हो जाए। कई बार होता है ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होगा तो वो हो गया, खत्म ही हो जाता है। तो एटीट्यूड जैसे गुड इनफ, ठीक है चलो ये कुछ नहीं से ये तो बेहतर है ना भाई, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी है, तो ऐसी एटीट्यूड हो। और चौथी बात उन्होंने बताया कि फोकस ऑन द पॉजिटिव, सकारात्मक बनना, माना हर चीज में सकारात्मकता की बहुत इंपॉर्टेंस आप देखें चल रही है कंटिन्यूअसली। तो कभी भी आपको थोड़ा सा ऐसे बहुत तनाव जीवन में आने लगता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाल कर आपको सोचना चाहिए। क्या बताते हैं कि जब तनाव आपको बहुत ज्यादा हताश कर देता है, निराश कर देता है, तो हम सोचे, क्या सोचे, विशेष अपनी विशेषताएं हैं उनके बारे में आप सोचे। तो उससे क्या होगा कि आपको समस्या को सही करने का रास्ता मिलता जाएगा और आपका आप में वो ताकत, वो क्षमता आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे स्वयं के बारे में या उस स्थिति को पॉजिटिवली अगर आप देखेंगे तो आपको मदद मिलती जाएगी। तो ये है अडेप्ट टू द स्ट्रेसर्स। फिर उसके बाद में चौथी स्ट्रेटजी जो उन्होंने बताई है वो है एक्सेप्ट द थिंग्स। सुनो, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज, माना जिन बातों को, जिन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उनको स्वीकार करना सीखिए। सिंपल, उसको आगे लिखिए, स्वीकार्यता वो हमारा बड़ा गुण है। हमको हर चीज को स्वीकार करना आना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। माना ये तनाव को हम क्या करते हैं, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जिन चीजों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीजों को कंट्रोल करने जाते हैं और तब हमको दुख की अनुभूति होती है। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो कि अभी ये कोरोना परिस्थिति ले लो, ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। वैक्सीन लिए हैं, दोनों डोज लिए हैं, तो भी किसी किसी को कोरोना कोविड पॉजिटिव वो लोग हो जाते हैं। पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं तो भी वो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे हाथ में नहीं है। अभी इस पूरे कोरोना की वजह से पूरा आर्थिक परिस्थिति हमारी पूरी खराब हो गई, ये हमारे हाथ में था नहीं था। तो उन चीजों को चेंज करने नहीं जाइए जिस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हो रहा है उसको देखते रहिए क्योंकि हर चीज कल्याणकारी है, जो इससे पहले हमने सीखी। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई है कि लुक फॉर द अपसाइड। व्हाट डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। When facing major challenges, try to look at them as opportunities. है ना, जो चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर है उनको नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करना है। जब मैं ये बात बताती हूँ तो हमको ये भी देखना है कि
एक बहुत अच्छी कहावत उन्होंने लिखी है कि कहते हैं जो हु डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, जो मारता नहीं वह मजबूत बनाता है। अभी फिर वो कहते हैं क्यों, क्योंकि लिए ये सारी परिस्थितियां जो आती है ये हमको पूरा मार देती है क्या, पूरा खत्म कर देती है क्या? नहीं, वो कुछ ना कुछ होप, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसी जगह छोड़ देता है हमारे लिए जहां से हम अच्छा बन सकते हैं। तो उसको हमको ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई तनावजन्य समस्या का कारण जो है तो कोई भूल हो जाती है तो हमको उसको पहचान कर उसमें सुधार करना चाहिए। इफ योर ओन पुअर चॉइस कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपकी खुद की कोई गलत चॉइस की वजह से, खराब चॉइस की वजह से कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है घर में, तो अपनी उस चीज से कुछ लेसन्स, कुछ आप क्या कहते हैं, उस भूल को से हमको कोई लेसन्स लेने हैं और उनको सुधारने की भी हमको कोशिश करनी चाहिए। तो लुक फॉर द अपसाइड, माना खुद को हमेशा नीचे नहीं लेकिन मजबूत करते जाइए और आपको खुद को स्वयं को बढ़ाते जाइए और स्ट्रॉन्ग करते जाइए। फिर शेयर योर फीलिंग्स, जो भी आपकी भावनाएं हैं उनको बांटना है, इससे पहले भी मैंने बोला। और लर्न टू फॉरगिव, दूसरों को क्षमा करना सीखे, ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें उन्होंने लेकिन बात बताई है कि ये सारा विश्व जो है ना ये इम्परफेक्ट है, इसको बहुत परफेक्शन के साथ अभी आप नहीं देख सकते। ये परफेक्ट वर्ल्ड सिर्फ सतयुग में आता है। जो अभी युग चल रहा है जहां पर सोल्स में कोई पावर ही नहीं है, कोई क्वालिटी बची नहीं, वहां पर सब इम्परफेक्शन है। तो वहां पर आप परफेक्शन की बात सोचिए ही नहीं। स्ट्रेटजी नंबर 5 जो है उसमें उन्होंने लिखा है मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, थोड़ा सा मनोरंजन हो, थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील करे, जैसे विश्राम की अवस्था आपको महसूस हो, ऐसे कुछ समय स्वयं के लिए निकालना चाहिए जो आपको बहुत ऐसे ताजगी की महसूस कराए। उसके लिए क्या बोला है कि आप जैसे पहले भी मैंने बोला था कि आप वॉकिंग कीजिए, रनिंग के लिए जाइए, कुछ समय निसर्ग के साथ में आप रह सकते हैं, निसर्ग या प्रकृति के सानिध्य में रह सकते हैं। फिर अपनी कोई लोग डायरीज लिखते हैं तो अच्छी बातें लिखिए, या फिर कईयों को अपने पालतू जो जानवर होते हैं उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, उससे भी उनका टाइम अच्छा जाता है। या फिर कोई संगीत सुनते हैं। तो ऐसे कोई तरीके आपकी किताब में है, उनको आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो उससे, या फिर आजकल तो टीवी पे शोज भी आते हैं ना जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमेडी शोज आते हैं, उनको देख सकते हैं आप। या फिर आपको क्या करना है उन्होंने बताया है, या फिर सेट असाइड रिलैक्सेशन टाइम, रोज के रोज जैसे हमारा होता है, हमारा बैटरी को हम रिचार्ज करते ही अपने 6:30 से 7:30 का टाइमिंग हमारा फिक्स है, मॉर्निंग का टाइमिंग हमारा फिक्स है। मॉर्निंग का तो ठीक है, बॉडी तो रिलैक्स हो ही जाती है, लेकिन इवनिंग वाला टाइम भी रिलैक्सेशन का आप रखिए, जिससे कि आप एक ब्रेक ले सके, थोड़ा सा आपको छुट्टी मिल सके आपके दिन भर के काम काज से, और आप उस समय में अपने आप को चार्ज कर सके, ये आपको करना है। दूसरा, कनेक्ट विद अदर्स, थोड़ा लोगों के साथ में संबंध बढ़ाइए, लेकिन ऐसे संबंध बढ़ाइए जो आपके जीवन में अच्छी महसूसता कराए, क्योंकि लिए कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे अभी अपने बीके भाई बहने हैं या ऐसे लोग जो आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा सुना सकते हैं, आपको खुशी दे सकते हैं, ऐसे लोगों से खुद को थोड़ा सा जोड़ना है। फिर ऐसा कुछ करना है दिन भर में जिससे कि आपको आनंद की महसूस का हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन। हम लोग ना हर चीज को बहुत स्ट्रिक्टली ले देते, नहीं हम बीके हैं हमको हंसना नहीं है, ऐसी सब एटीट्यूड्स अच्छी नहीं। हमको थोड़ा सा तो खुद को बॉडी से स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए थोड़ा सा आनंदित होना, खुश होना आना चाहिए। वरना हम कई बार लोग हर चीज को अगर बहुत स्ट्रिक्टली लेने जाएंगे तो उसका असर हमारे मन और शरीर पर गलत तरीके से होगा, और उससे की वजह से हमको तनाव का और ज्यादा महसूसता होगी। स्ट्रेटजी नंबर 6 जो है वहां पर वो लिखते हैं कि अडॉप्ट एन हेल्थी लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली ऐसे आपकी होनी चाहिए जो स्वस्थ है, उसको अडॉप्ट कीजिए, जिसमें एक्सरसाइज रेगुलरली करने हैं, आपको हेल्दी डाइट खाना है, रिड्यूस कैफीन एंड शुगर,
कैफीन जो होती है ये ज्यादा करके आपको चाय से ज्यादा तो कॉफी में मिलती है। और जो ड्रिंक्स आते हैं आजकल, कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ही हैं, लेकिन उनमें भी कैफीन की मात्रा काफी होती है। तो ऐसी जिनसे आपके क्या कहते हैं उसको, यहाँ हाइज, हम लोग इसको मेडिकली हाइज कहते हैं, मतलब उसको पीने के बाद में अब में जैसे ऐसे महसूस होगी कि बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। और ये हमने बहुत बार देखा है कि लोग चाय या कॉफी पीते हैं जिससे कि नींद ना आए, क्यों? ताकि हम तरोताजा रहें, ऐसे एक टेंडेंसी रहती है लोगों के बीच में। तो दैट इज नॉट गुड। जैसे चॉकलेट या शुगर स्नैक्स बोला है, क्यों? क्योंकि शुगर जब आप खाते हैं तो शुगर को डाइजेस्ट करने में या उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। जितना एनर्जी यूज होती है आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा कम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे लेटर ऑन फिर डायबिटीज एंड बहुत सारे रिलेटेड डिसीजेस को आपको फॉलो मतलब आपके सामना करना पड़ेगा। फिर कहा अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, ये चीजें हमको लागू नहीं पड़ती। फिर भी अगर कोई है जो नॉन बीके है तो ध्यान रखे कि ऐसी चीजें हमको नहीं सेवन करनी है जिससे कि हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका गलत असर या नकारात्मक असर हो। और गेट इनफ स्लीप, इसे मैं कहती हूँ, उसको इनफ और उसके आगे साउंड स्लीप होनी चाहिए। नींद इतनी गहरी हो, अच्छी हो, जिससे कि आपके शरीर के एक एक अंग रिजुविनेट हुआ है, वो एक एक सेल जैसे वापस निर्माण, अच्छी तरह से निर्माण हुआ हो, ये होना चाहिए। क्योंकि ये जो नींद है ये आपके मन को एक ऊर्जा प्रदान करती रहती है। तो ये हमको बात ध्यान में रखनी है कि पर्याप्त नींद हमको मिलनी जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 6.5 पर आते हैं हम। 6.5 पर प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग दिए गए हैं। अभी दीज आर प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों में, सिद्धांत माना ये जीवन में फाइनल चीजें हैं, प्रिंसिपल है, ये ऐसा ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और 5 सिद्धांत है, बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है। फर्स्ट है, नथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व खुद के लिए है। अभी इसका कोई उदाहरण दे सकता है मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। आणि झाड जो है तो दूसरों के लिए ही पैदा। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। झाड़, ट्रीज। ट्रीज, ओके, वृक्ष, हाँ, राइट, गुड, बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बताइए। हाँ, हमारा खुद का ये एग्जिस्टेंस ले लीजिए ना, क्योंकि हाँ? हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर हैं। वो हाँ। हमारा हमको हमारा भोजन उनके द्वारा मिलता है। हमें जीवित रहने के लिए जो श्वास के रूप में ऑक्सीजन मिलती है वो भी प्रकृति से मिलती है। पानी मिलता है पीने के लिए, वो भी प्रकृति से मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम सब कुछ एकदम, मतलब जो भी खाना हमको मिल रहा है, जो हम चेयर यूज करते हैं वो हमने खुद से नहीं बनाई है। चेयर बनाने वाला बढ़ई चेयर बनाता है हमारे लिए। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को बनाने वाले लेबर कोई दूसरे होते हैं। मतलब हमने सब कुछ अपने हाथ से कुछ नहीं किया है। ठीक है, बात थोड़ी सी पार्शली राइट पार्शली रॉन्ग हो रही है। देखिए, हाँ बोलिए। हाँ दीदी, अगरबत्ती है, खुद जलती है, औरों को सुगंध देती है आखिर तक। ये भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपके एग्जाम्पल्स जो पहले बहन थी, मैंने देखा नहीं, तो जिन्होंने भी एग्जाम्पल्स दिए एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। परंतु ध्यान रखिए कि उनको ये कहना है कि ये सारी वस्तुएं जो है ये स्वयं के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, माना उनका अस्तित्व जो है वो स्वयं के लिए नहीं है। जैसे आपने नदी का उदाहरण दिया, या फिर आपने
जो चेयर फल का, देते कुर्सी का दिया, तो वो कुर्सी खुद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करती है, वो दूसरे के लिए करती है। तो इस दुनिया में जो भी है नथिंग, माना वो अपने लिए कभी भी नहीं है, माना स्वार्थ नहीं है इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं स्वार्थ नहीं हो सकता। हर चीज दूसरे के इस्तेमाल के लिए है। हर चीज जो प्रकृति में दिखाई देती है ना हमको, ये हर एक चीज दूसरे को फायदा कराती है। लेकिन हमारी एटीट्यूड कैसी है, मनुष्य की एटीट्यूड कैसी है, हम अपने लिए ही जीते हैं, हम दूसरों के लिए जीते ही नहीं है। माना हमको नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, हमको वाहवाह चाहिए, पैसा चाहिए, सब हम हमारे लिए। लेकिन दुनिया का ये सिद्धांत है कि इस दुनिया में, इसलिए कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना पड़ेगा। प्रकृति, हाँ, जो भी चीजें हैं इसमें से कोई भी स्वयं के लिए नहीं है। प्रकृति की कोई भी चीज स्वयं के लिए, न पेड़ अपना कोई फल खाता है, न नदी अपना पानी पीती है, न कोई वृक्ष अपना स्वयं के लिए, वो धूप में खड़ा रहता है लेकिन दूसरे को छांव देता है। तो वो खुद के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस या उसका होना स्वयं के लिए नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए है, लेकिन दूसरों के लिए है। और ये सिद्धांत है। और अगर आपको अच्छे से, शांति से, सुख से जीना है, खुशनुमा आपका जीवन आप चाहते हैं, तो इस सिद्धांत से आपको, इस सिद्धांत को बुद्धि में हमेशा रखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे की सेवा अगर हम करेंगे ना, तो इस प्रक्रिया में हमारी सेवा खुद ब खुद हो जाती है। क्योंकि हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप आराम से हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। और इसके लिए ही हम अभी, जैसे सेशन शुरू होने से पहले हम योग कर रहे थे, तो जितने हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरों को दे रहे थे, उतना ही हमारे पास भी अपने आप आ जाता है। तो निस्वार्थ भाव से हमको ये सब कुछ लोगों को देना है। ये समझना है कर्म का ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी चीज हमारे साथ रहेगी नहीं, हम जो देंगे वो हमारे पास वापस आने वाला है। तो नथिंग। दीदी जी, इसमें ये एग्जाम्पल दे सकते हैं दिए का, दिया जो जलता है दूसरों को रोशनी दिया देता जो है। जलता है वो दिया दूसरे को, उसके दिए तले ही अंधेरा होता है। हाँ जी, दिए तले अंधेरा होता है, माना प्रकाश वो सबको दे रहा है, लेकिन उसके ही आसपास की एरिया में नीचे क्या है, अंधेरा है ना। तो ये लेकिन वो एग्जाम्पल पूरे कमरे को क्या कर रहा है, उजाला प्रदान कर रहा है। लेकिन उसके तले में, माना वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो जो कर रहा है वो दूसरों के लिए कर रहा है। उसके अपने एरिया में कुछ है, कुछ नहीं है, वो तो खाली पड़ा है, वो तो अंधेरे में है, लेकिन सबको प्रकाश दे रहा है। जैसे अगरबत्ती जलती है, सुगंध किसको देती है, सभी को दे देती है। जैसे अभी उन्होंने एग्जाम्पल, बिस्तरा है, कुर्सी है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, ये सब दुनिया में जो कुछ भी संसार में है, ये सब कुछ दूसरों के लिए बने हैं। तो हमको हमारा जीवन भी वैसे होना चाहिए कि हम दूसरों को देते चले, न कि स्वार्थी हो। मेरा सिंपल उसमें लॉजिक ये है कि यू शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है वो है कि यू कैन नॉट एक्चुअली own anything, you cannot actually own anything, you can just use it। है ना, आप किसी भी चीज के मालिक नहीं हो। यहाँ पर जो भी चीजें आपको मिली है ना, ये सिर्फ यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए मिली हुई हैं। आप कहेंगे कि ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन कुछ नहीं है आपका, आप इसके ओनर नहीं हो। दे आर प्लेइंग देयर ओन रोल, यू प्ले योर ओन रोल, यू आर नॉट ओनर ऑफ एनीथिंग। वॉट एवर इज देयर, घर मिला है, इस्तेमाल कीजिए। बच्चे हैं, उनके साथ सुख का अनुभव कीजिए। कार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसके ओनर नहीं हो, आप उसके मालिक नहीं बन सकते। आप केवल उन चीजों का या उन व्यक्तियों का इस्तेमाल करना, मतलब ऐसा नहीं, मैं ना उनसे सुख का अनुभव करना। जब वो किसी रिलेशन के बारे में आता है तो खुद को मालिक समझकर जब हम अहंकार में आते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो लेकिन अगर आपको जीवन में शांति, सुख, आनंद का अनुभव करना है तो हमको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्योंकि उसी में हमारा वो मोह आ जाता है ना, ये मिले तो मैं खुश रहूं, वो मिले तो मैं खुश रहूं, ये नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ। ये एटीट्यूड चेंज करनी है तो ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज के मालिक नहीं हो, आपको सिर्फ उस चीज को इस्तेमाल करना है और समय आने पर वो चीज निकल भी जाएगी आपके पास से। तीसरी बात, तीसरा सिद्धांत जो बताया गया है उसमें बताते हैं
कि मोर पोजीशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस। माना भौतिकवादी जो हम बन गए हैं ना, हमको भौतिक चीजों को जमा करके रखना, माना अच्छा वाला सोफा सेट भी हो, बड़ा वाला टीवी भी हो, महंगा वाला फोन भी हो, अच्छी वाली हमारी मॉड्यूलर किचन भी हो, ये सारी चीजें, या फिर बड़ी बड़ी कार हो, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक हैं, भौतिक है, ये हमको खुशी नहीं प्रदान करने वाली है। इस बात को, इस सिद्धांत को हमेशा बुद्धि में रखना। जिस घर में कुछ है भी नहीं लेकिन लोगों के मना एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे हैं, खुशी से रहते हैं, वहां पर ज्यादा खुशी महसूस होगी रादर देन एन बिग फ्लैट। एक विला में जाइए, 10 कमरों वाला घर है लेकिन आदमी 2 ही है, एक कोने में रहता है, दूसरा दूसरे कोने में, सालों नहीं मिलते एक दूसरे से। दैट मेक्स नो सेंस, उससे हमको खुशी की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तो मियर पोजीशन जो हम कहते हैं ना कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इससे खुशी कभी नहीं मिलने वाली है। भौतिक चीजों से हमको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। सिद्धांत नंबर 4, फोर्थ इज फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन accumulated good karmas। फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस, फॉर्च्यून माना भाग्य, हमारा भाग्य, और खुशी जो है इसका आधार क्या है? इसका आधार है आपके जमा जो अच्छे कर्म है, हाँ, जो जमा का आपका खाता है अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का, वो आपके भाग्य का भी आधार स्तंभ है और खुशी का भी। अगर खुशी आज नहीं है तो समझो आपने भी ज्यादा किसी को खुशी दी नहीं है। भाग्य आज अच्छा नहीं है तो समझो कि आपके कर्म ऐसे हैं कि भाग्य कभी बना ही नहीं आपका अच्छा। तो आपके भाग्य और खुशी आपके अच्छे कर्मों पर निर्धारित है, इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूमुलेटेड गुड कर्मा। फिर 5वां सिद्धांत है मैटर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मैटर माना कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, वो एक अच्छी नौकर है, नौकर बहुत अच्छी है लेकिन बुरा मालिक है। इसका एग्जाम्पल कुछ अच्छा वाला प्रेजेंट वाला कोई दे सकते हैं मुझे? पैसा। जी, पैसा, धन। ओके, नॉट बैड, लेकिन एकदम सिंपल वाला बताती हूँ। आप सभी के पास होगा अभी मोबाइल फोन, हाँ, वो एक अच्छा सर्वेंट है, इंफॉर्मेशन देगा, बताएगा आपको सारी बातें, सब होगा। लेकिन मास्टर अगर उसने आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वो सबसे बुरा है। दिन भर, रात भर, 2-3 बजे हम लोग उसी में घुसे रहे। तो मैटर जो है, पदार्थ जो है, चीजें जो है, उनको नौकर ही रहने दो। नौकर माना मैं कहूँ, मेरा दिल हो तब मैं देखूं, न कि वो कहे नहीं अब व्हाट्सएप देखिए, अब इंस्टाग्राम देखिए, अब यूट्यूब देखिए, आप उसी में घुसे रहिए, ये नहीं चलेगा। इट्स नॉट डन, राइट? तो मैटर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। उस एग्जाम्पल से आप उसको और थोड़ा सा ज्यादा एलॉबरेट कर सकते हैं। वेल, एलॉबरेशन तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं आपके लिए। फिर 6.6 में ways to manage oneself। मी तुमच्याशी जी, मी एलोबरेट का 1 मिनिट मराठीमध्ये एलोबरेट म्हणजे सांगा ना एकदा। भाऊ, एलॉबरेट म्हणजे काय होतं, म्हणजे त्याचा विस्तार लिहा असं असतं ना। तर मी म्हटलं की एक उदाहरण लक्षात ठेवा की मोबाईल फोन जो आहे हा चांगला आपल्यासाठी एक नोकर आहे, पण तो मालक जर हा बनतो तर आपल्याला त्रास देतो। तर ह्याच्यावर असं विस्तार करून लिहू शकता तुम्ही त्या एक्झाम्पलला लक्षात ठेवून। पण नंतर मी असं म्हटलं की तुमचे त्या ज्या परीक्षा आहेत त्याच्या म्हणजे तुम्हाला लिहायचं नाहीये, तुमच्याकडे फक्त ऑब्जेक्टिव्ह पण ABCD असतात। तर इलॉबरेशन म्हणजे विस्तार, इलॉबरेशन विस्तार. म्हणजे विस्तार। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। तो वी मूव ऑन टू 6.6 दैट इज वेज टू मैनेज वन सेल्फ। खुद को हम किस तरह से स्वयं का प्रबंधन करें। तो ये चीजें भी वापस रिपीटेटिव है, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो पहले उन्होंने बताया है कि एक्सेप्ट थिंग्स दैट यू कांट चेंज, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको स्वीकार कीजिए। दूसरी बात जो बताई है, क्योंकि ये डिस्कस कर चुके हैं इसलिए ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग द टाइम। क्या हम आगे, बस थोड़ा सा ही बाकी है, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं?
आप लोगों हाँ को दीदी कर सकते। हाँ बस थोड़ा सा ही है, हम उसको पूरा करेंगे अभी। दीदी बहुत ज्यादा है अभी, डिनर टाइम भी हो गया हमारे सॉरी, लोग, डिनर टाइम भी हो गया दी, बहुत ज्यादा है अभी। फिर एक चीज हो सकती है कि मैं फिर ये जो लास्ट के 2-3 स्लाइड्स हैं इनको फिर मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अमिता बहन के पास दे दूंगी, फिर आप सुन लेना, चलेगा? हाँ जी दी, अभी सिंगल 5 पेज 10 पेजेस हैं टोटल। I know, but I am not going to take all the 10 pages. I am just going to those points that are highlighted na. That is हाँ what जी we दी, हाँ will be discussing. चलेगा। That is the only thing. But if you all are not comfortable, I won't continue. That's no issue. आई थिंक ओनली दो स्लाइड्स ही तो बचे हैं। आई मीन आई कैन सी 14 of 17। Yeah, because see, thing is that डाइट में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बातें जो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, वो लास्ट में हाँ जी। आया है, इसी का है। अभी इसी में से भी आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको नहीं डिस्कस करनी है, जैसे कि ठीक है जी, आप बता दीजिए। तो एक 2-3 चीजें ही करनी है। लेट्स डिस्कस इट एंड फिनिश इट ऑफ। इफ इट हाँ जी। आप अगर परमिशन देते हैं तो आगे चलूंगी। हाँ जी दी, चलिए चलिए। ओके। हाँ आप भी दीदी। तो कंटिन्यू बोल ही रहे हैं ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभी का भोजन का समय भी होता है किसी किसी का, इसके लिए मैंने पूछा। खैर हम खत्म करती हूँ जल्दी जल्दी। तो खुद को मैनेज करने के लिए हमको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि जो चीजें हम बदल नहीं सकते उनको हमको स्वीकार करना आना चाहिए। दूसरी बात, अप्रिशिएट डिफरेंसेस, माना जो मतभेद होते हैं, कई बार हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है, तो हमको उसने जो मैंने सोचा है वैसा वो बोल नहीं रहा है, ऐसी बात आने पर जो तनाव निर्माण होता है, उस समय हमको डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि उसके सोचने का तरीका मेरे सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान है वो ज्ञान और मेरे पास जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसमें अंतर हो सकता है, इसलिए उसका सोचना अलग मेरा सोचना अलग, ये स्वाभाविक है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि अप्रिशिएट माना हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, कि अगर उसका कोई दूसरा दृष्टिकोण है किसी व्यक्ति का तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरी बात कही है कि लिव इन द प्रेजेंट। हम लोग कई बार क्या करते हैं, पास्ट के बारे में, जो बीत चुका है, जो भूतकाल है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम भविष्य जो है उसके बारे में एंटिसिपेट करते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि ये ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, फिर इसका क्या होगा। तो ये दोनों भी बातें, भूतकाल और भविष्य, दोनों को भी छोड़कर वर्तमान में क्या है इस पर हमको ध्यान देना है। और यही चीज माइंडफुलनेस में भी अप्लाई होती है। माइंडफुलनेस जो होता है, जिसको हम कहते हैं जागरूकता, कि अभी क्या है, पूर्वग्रह नहीं रहना चाहिए, हमको पूर्वग्रहित नहीं रहना चाहिए। हमको हमेशा समस्याएं जो होती है उसका बारंबार चिंतन करने के बदले हमको आज में मतलब जागरूक रहना कि आज हमारे पास क्या है, ये इसके बारे में मना उसका अर्थ हमको जागरूक करना पड़ेगा। अभी मैं माइंडफुलनेस पर आऊंगी तब बताऊंगी, ये दोनों चीजें सिमिलर है, लिव इन प्रेजेंट एंड माइंडफुलनेस करके। उसके बाद में जो पॉइंट था, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, दूसरे के साथ हमको तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हमको हर आत्मा को परमात्मा ने एकदम यूनिक बनाया हुआ है, हर आत्मा विशेष है। माइंडफुलनेस में वो ये बताते हैं, समस्या के बारे में अगर हम चिंतन से मुक्त होकर, माना कोई भी परिस्थिति है, पिछली है या आगे वाली है, उन चिंताओं से अगर हम मुक्त हो जाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर होकर देखेंगे कि अभी मेरे पास क्या है, जो चला गया वो गया, जो आने वाला है वो अभी तक हाथ में नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, हमको जागरूक होना है। जैसे हम सोचते हैं ना कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, या मेरे साथ अभी सर्वशक्तिवान है, मेरे पास पूरा ज्ञान सूर्य से मिला हुआ सारा ज्ञान मेरे पास है, सारे दिव्य गुणों से मैं भरपूर हूँ। तो अपने अभी के वर्तमान स्थिति के बारे में जागरूक होना, माना माइंडफुलनेस, खुद के माइंड को अच्छी बातों से फुल करना जो अभी आपके पास अवेलेबल है। तो इस जागरूकता से क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, जिन चीजों की वजह से आपको स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उन चीजों को आप इजीली उन चीजों से आप इजीली दूर हो सकते हैं। तो या फिर अभी
कई बार हम कहते हैं ना कि कई चीजों को स्वीकार करना हमको बहुत तकलीफ होता है, जैसे फर्स्ट वाली थी कि एक्सेप्ट करो, तो हम नहीं स्वीकार कर पाते, लेकिन तभी हम सोच सकते हैं मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। अगर भगवान इस आत्मा को माफ कर सकता है, अगर भगवान इस आत्मा को अपना बच्चा कह सकता है, तो मैं कौन हूँ? मुझे भी स्वीकार करना चाहिए, मुझे उसकी गलती को देखना नहीं चाहिए, मुझे उसके अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। तो माइंडफुलनेस माना स्वयं के पास जो शक्तियां, जो गुण है, उसके बारे में जागरूक होना। फिर उसके बाद में है आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। वो भी हमने डिस्कस किया कि हमको दूसरों से माफी मांगनी भी चाहिए और माफ करना भी चाहिए। टेक एंड गिव हैप्पीनेस, जो पहले मैंने अब हमने डिस्कस किया है कि जो अगर हम सुख देंगे तो सुख आएगा, लेकिन कभी भी किसी को दुख देने के बारे में आप सोचना भी नहीं, क्योंकि अगर हम दुख देने के बारे में सोचेंगे तो शायद हमारे पास भी दुख घूम के आ जाएगा। फिर उसके बाद में है गेजिंग इनटू इन्फिनिटी, माना खुशी और खुशी। हाँ, इन्फिनिटी अनंत को कहते हैं। तो जैसे अनंत को देखते बैठो, अभी कौन अनंत है? एक सिद्धांत है आपकी बुक में, वो बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक सिद्धांत है मेंटल लॉ का, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, अनुकूल का नियम। अनुकूल का नियम माना वो नियम मतलब क्या होता है, जो चीज बाहर है ना वो अंदर भी है। और उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, मतलब क्या, एक्चुअली थोड़ा उल्टा दिया है, फिर भी सुन लो कि अगर आपके घर में या आपके डेस्क पर या आपके किचन टॉप पर सब कुछ ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है ना, तो समझ जाना ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था आपकी अंदर भी है। कोई कोना आपके जीवन का अस्त व्यस्त है, माना आपके बुद्धि में, आपके मन में कोई तो ऐसे विचार चल रहे हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं, इसीलिए वो चीजें यहाँ अस्त व्यस्त पड़ी हैं। या फिर आप अपना कबर्ड ले लीजिए, आपका ड्रॉवर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, वो एग्जाम्पल आपकी बुक में है, उसको अंडरलाइन करना तो आपको समझ में आएगा। तो उनको कहना ये है कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और थोड़ा इंट्रोवर्ट माना अंदर, अपने अंदर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, अपने पूरे ध्यान को अंदर की ओर मोड़ेंगे, तो उससे मन शांत होते जाएगा आपका। और ये जो शांति मिलेगी, इससे स्थिरता भी आ जाएगी कि अंदर क्या चल रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर अस्त व्यस्तता थी ना सारी। तो खुद को अंदर ढूंढना शुरू कर दीजिए। गेजिंग इनटू इन्फिनिटी माना जो अनंत है, अंदर है, उसको ढूंढिए। इससे ही आपको माना बाहरी जो अवस्था है उससे आपको अंदर की अवस्था मालूम पड़ सकती है। अगर आपको अंदर की अवस्था को समझना है तो बाहर किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। आपकी चीजें कैसे रखी हुई है, आप लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, आपके संबंध कैसे, इससे पता चलेगा कि अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, कौन कौन से कंपार्टमेंट्स आपके खराब हो चुके हैं। तो उसका तरीका उन्होंने बताया है कि थोड़ा सा ध्यान अगर आप लगाएंगे, अंदर थोड़ा मन को एकांत में लेकर जाकर उसके साथ शांत बैठेंगे, तो जो सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं उन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से स्थिर कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गेजिंग इनटू इन्फिनिटी। अंदर सब अनंत है ना, उसका कोई एंड नहीं है विचारों का, मन के विचारों का, मन के शक्तियों का अंत नहीं है, तो उसके अंदर जाना सीख लीजिए। रिमेम्बरिंग आवर लिमिटलेसनेस, माना हम लिमिटलेसनेस मतलब ईश्वरीय लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लिमिट, बेहद। लिमिटलेसनेस को कहते हैं बेहद। तो हमारी बेहद की अवस्था को याद करना, स्वरूप को याद कीजिए। माना क्या, सिंपल, हम जो पूर्वज हैं, ये बेहद है, विश्व की सभी आत्माओं के हम पूर्वज हैं। हमने हमारी अवस्था पे उनकी अवस्था निर्धारित है। हम जो करेंगे वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होने वाला है। तो खुद के बेहद की अवस्था को आपको याद करना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि क्या हो जाता है, हम दिन भर, हमारी ये स्थूल आंखें जो है ना, दीज आईज, शरीर की जो आंखें हैं, वो बहुत सारी चीजों को देखती रहती है। और मन की आंखें क्या है, मन जो है वो सांसारिक विचारों में, मतलब हर चीज को, दृश्यों को देखता है और उसका एनालिसिस करते रहता है। तो की वजह से शाम को, इसलिए मैंने आपको कहा ना 7:30 और 9 बजे, 9:30 बजे का जो हमारा योग है, इस योग में ही हमको सब कुछ रेक्टिफाई करना है। तो दिन भर की सारी चीजें जो हमने इन आंखों से देखी है और जो विचार जो हमने मन से किए हैं, उन सभी चीजों का हमारे ऊपर असर होता है। तो हमको तभी मन को शांत करके दिन भर की सारी चीजों को हमारे बुद्धि से हटा देना है और कल की चिंताएं जो है उनको भी दूर करना है। और हमको अपनी
जो बेहद अवस्था है, स्वरूप जो है हमारा, शांत स्वरूप जो है, जो जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्या है ब्रह्मा बाबा का? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इस अवस्था में निरहंकारी, निर्विकारी और निराकारी, निरंकार तो इन निराकार चीजों में हमको जाना है। ये हमारी लिमिटलेस अवस्था है। इस अवस्था में जब हम जाएंगे तो हम इन सभी चीजों को भूल जाएंगे, जो हमने दिन भर हमको तकलीफ दे रही है या स्ट्रेस दे रही है, इन चीजों से भूल जाएंगे या दूर हो सकते हैं। रेंडर सर्विसेज, सेवाएं हमको देनी है, करनी है, उससे हमको दुआएं मिलेंगी, ये बात भी हमने डिस्कस की। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम बताते हैं कि जैसे मेडिटेशन करते हैं मन के लिए, तो शरीर के लिए आप थोड़ा मसल रिलैक्सेशन, जो हमने फर्स्ट क्रोध के इसमें डिस्कस किया था, वो थेरेपीज को आप अपने लिए अपना सकते हैं। एरोमा थेरेपी अपना सकते हैं। बेस्ट तो है मसल रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। फिर उसके बाद में हैविंग फन। फन मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाना चाहिए ऐसे नहीं, थोड़ा हंसिए, थोड़ा नेचर के साथ बैठिए, नेचर से बात कीजिए, प्राणियों से बात कीजिए, थोड़ा आनंद का एहसास, मनोरंजन का एहसास या आनंद लेना जरूरी है। ईटिंग हेल्दी, ईटिंग हेल्दी कहा है, माना जो भोजन आप खा रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, उससे आपको अच्छी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया है। तो प्रोसेस्ड फूड को कहते हैं आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रोसेस्ड फूड जो होता है ना, प्रोसेस्ड फूड को क्या कहेंगे? स्टोर किया हुआ। हाँ, जैसे हमको बाहर अभी जैसे मिलते हैं ना ये स्टोर किए हुए स्नैक्स, ये जो बाहर बनते हैं जिनको केमिकली पैकिंग करके, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल, ये सब हमको नहीं खाने, इसका शरीर पर अच्छा असर नहीं होता है। फिर कहते हैं कि बटर इज बेटर फॉर यू देन माइग्रेन, माना बहुत ज्यादा बटर या फैट चीजें खाने के लिए भी लोग कई बार कहते हैं कि उससे आपका ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन जो भी चीजें स्निग्ध है ना, ऑयली है, उनका सेवन कम करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का सेवन सबसे ज्यादा करना है। कैंड बेक्ड बीज, माना कई बार हम देखते हैं कैन में जो सॉफ्ट ड्रिंक मिल्स है वो भी, और कई चीजें कैन में आती हैं। अभी यहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन हाँ मिलती भी है कई बार। वो ये मटर वगैरह होता है ना, ये कई बार कैन में आता है। तो ये चीजें फ्रोजन होता है। तो ये चीजें जो कैंड होती हैं, कैन में आती है या फिर डिब्बे में आती है मार्केट्स में, इन चीजों को बॉटल में, जैसे पानी है या कोल्ड ड्रिंक है प्लास्टिक के, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये कैंसरस होती है। ज्यादा कॉफी को हमको नहीं पीना है। विशेषता वो कहते हैं कि ये एक्सप्रेसो कॉफी जो होती है उसमें कैफीन कम होता है फिल्टर कॉफी से ज्यादा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कॉफी को मत पीना, क्योंकि ये कॉफी को नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। थोड़ा कम लेवल पे है, बट इट इज अ नार्कोटिक ड्रग, माना जिससे कि आपको नशा चढ़े। इसलिए कई लोग कहते हैं एक्सप्रेसो कॉफी पीने से कुछ नहीं होता है। नो, मशीन मेड कॉफी है, नो, यू कैन नॉट ड्रिंक इट। ये इंस्टेंट कॉफी, फिल्टर कॉफी में जितना नशा चढ़ाएगा, कैफीन है, उतना ही एक्सप्रेसो में भी आता है। टी इज गुड फॉर यू, उसमें एक नॉनवेज के बारे में बात था, मैंने उसको निकाल दिया है। आई हैव नॉट टेकन इट इनटू माय पीपीटी। तो टी के लिए कहते हैं, लेकिन टी कौन सा है? स्पेसिफिकली ग्रीन टी, माना हर्बल चाय, जो हमारे काढ़े हैं वही हमारी टी है। सबसे बेस्ट मैं बताऊं, आप अर्जुन लेके आइए, अर्जुना कहते हैं उसको, और अर्जुन की चाय रोज पीजिए। ये हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आप आयुर्वेदिक में भी लेंगे है ना जी? आयुर्वेदिक यस, आयुर्वेदिक। अर्जुन की छाल मिलती है। हाँ, अर्जुन की छाल कहते हैं उसे। तो अर्जुन की छाल मिलती है, या फिर पाउडर फॉर्म में आता है, उसकी आप चाय बनाइए। थोड़ी सी 1-2 तुलसी के पत्ते उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा अदरक, जिंजर इसलिए क्योंकि वो पेट के लिए अच्छा होता है, इसके लिए इन 3 चीजों का काढ़ा बना के पीजिए। दैट इज द बेस्ट हेल्थ ड्रिंक दैट यू कैन हैव, और उससे आपका पेट भी अच्छा रहेगा और वेट रिडक्शन के लिए भी अच्छा है। हाँ, वेट लॉस भी होता है राइट। तो पिल्स, टैबलेट्स, ये सब जो लोग खाते हैं दिमाग, क्योंकि ये सारा एडिक्शन में आता है, इनको हमको अवॉइड करना है। ये सारी चीजें लास्ट में बताई गई है। इन चीजों पर मेरा पेपर सेटिंग के टाइम में ध्यान नहीं था, फिर भी आई एम स्टिल टेलिंग यू, मैं फिर भी बोल रही हूँ आपको कि कौन से पेपर्स आएंगे मुझे पता नहीं, इसलिए एक लाइन अच्छी तरह से आप पढ़ के
जाइए। ट्रू और फॉल्स में आ सकता है टी इज गुड फॉर यू, स्पेशली ट्रू और फॉल्स आ सकता है, कांट से। सो हर चीज को अच्छे से देखिए, और मुझे एक्स्ट्रा 20 मिनट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो आपका लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, उसको मिस नहीं करना आप। बहुत अच्छे लॉज उसमें बताए गए हैं, उन लॉज पर हम डिस्कस भी करेंगे और उनको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो मैं आपसे शनिवार को मिलूंगी, सैटरडे, लेकिन आपके सभी लेक्चर्स बैक टू बैक चालू रहेंगे, आप सब अटेंड करना। और आप सबका भी और शिव बाबा का भी बहुत बहुत थैंक यू। अमिता बहन को भी जो मैनेज कर रहे हैं। और वसंत भाई सॉरी, आपको मीटिंग लीव करनी पड़ी, तो आपके लिए सॉरी। तो गुड नाइट। ममता जी बहन, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओम शांति। बहन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।